Cuisine specialization takes years, at least minimum 15 to 20 years of experience, I would say. होटल्स के लिए जो कॉलेजेस होते हैं तो उसमें किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है आज के टाइम पे? कॉलेज के अंदर आपको जो सिखाया जाता है वो आज भी हम 20 साल पुराना करिकुलम सिखा रहे हैं, जिसकी कोई आज रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग सैलरीज वैसे होती किस तरीके से हैं? एंट्री लेवल आपको 20,000 आज की डेट में मिनिमम है। आजकल टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है सेलिब्रिटी शेफ। सेलिब्रिटी शेफ्स आर द रियल हीरोज जो किचन के पीछे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने वैसे सर्व भी किया है, चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं। बिल्कुल। पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर नेपालीज ही होते हैं। नेपाली शेफ को अगर आप बोलोगे डिमसम बनाने के लिए वो एक दिन में सीख लेगा। आपके सबसे 3 फेवरेट इंग्रेडिएंट्स बता दो। सुशी जो एक्चुअल है इट्स एक्सपेंसिव, इंग्रेडिएंट्स आर एक्सपेंसिव एंड इट्स अ स्किल। जो लोग इसको बना रहे हैं दे लर्न दिस स्किल। 90% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, नहीं सस्टेन कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है सर? वो जो टैग है ना कि गोरा ही आके आपको सिखाएंगे, आज भी हम बाहर के शेफ्स के ऊपर डिपेंड हैं। So welcome to our show, sir. First of all, thank you so much for coming. Thank you. तो सर सबसे पहले तो जैसे शेफ़ वैभव भार्गवा बहुत रिनाउंड नेम है शेफ़ इंडस्ट्री में, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर पहले तो आपकी जर्नी के बारे में। बीइंग अ शेफ़, कैसे आप इस लाइन में आए? एक टाइम हुआ करता था जब इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था ये प्रोफेशन और बहुत ज़्यादा टैबूज थे इसके अराउंड। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो सर ये बताओ। सो आई थिंक जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक डेस्टिनी है। तो मैं आई बॉर्न एंड बॉट अप इन ओल्ड दिल्ली, राइट। और सब जानते हैं कि जब ओल्ड दिल्ली की जिक्र होता है तो खाने की बात आती है, और खाने की जब बात आती है तो जब मैं अपने प्रोफेशन को देखता हूँ कि जब मैं अपना कैरियर शेप कर रहा था तो मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट था। माय फैमिली वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन मैंने कहा ना डेस्टिनी है। आप बॉर्न एंड बॉट अप ऐसी जगह पे हुए जहाँ से शायद भगवान ने चाहा कि नहीं इसको खाने में ही लेके जाओ। एंड आई गेव माई होटल मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक एनी अदर एग्जाम्स एंड आई गॉट थ्रू, एंड दैट्स हाउ आई थिंक माई जर्नी स्टार्टेड। एंड after that there was no looking back. It's almost now 24 years. Right. I am still learning, still cooking and still going forward. सर चांदनी चौक जब भी हम जाते हैं ना, ओल्ड दिल्ली जब भी जाते हैं तो मतलब खाने पीने के लिए हमेशा सबसे बेस्ट जगह रहती है वो। बिल्कुल। खाने का खजाना बोला जाता है वहाँ पे उसको। बिल्कुल। तो ओल्ड दिल्ली ने कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ो, और कैसे आप बड़े हुए सारी चीज़ें देखते हुए? तो मेरे शुरुआत के 10 साल आई वॉज इन ओल्ड दिल्ली ओनली। आई बॉर्न एंड बॉट अप इन 1980. ओके। तो टिल 90 आई वॉज देयर। तो और बिकॉज सिटी ऐसी थी, सो आपको गिव थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मेरा जो घर था ना, फर्स्ट मोती महल जो था दरियागंज का, उसके साथ जुड़ा हुआ था। वाह। तो वो खाने से ना पता नहीं एक कहते हैं ना इनहेरिटेंस है। तो बचपन में भी बहुत हम ओल्ड दिल्ली जाते थे, और आज भी अगर आप जाओ तो वो गलियां आपको याद आ जाती हैं। आई हैव डन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। पराठे वाली गली चले जाओ, आप वहाँ का शरबत पी लो, आप वहाँ का चाहे शाही टुकड़ा खा लो, गुलाब जामुन। और बेस्ट पार्ट क्या है कि वहाँ पे खाने को ना पूजा जाता है, मतलब। और वहाँ आपको एज ए रेस्टोरेंट्स नहीं है, आपको वहाँ पे एक कारीगरी दिखेगी कि एक बंदा एक ही चीज़ कर रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि एक शॉप पे आपको 50 आइटम मिल जाएंगे। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत है। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप जाते हो तो आपको बहुत कुछ ट्राई करने को मिलता है, लेकिन सब अलग अलग चीज़ों का स्वाद आपको मिलता है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आई थिंक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शेफ्स जब आते हैं आज की डेट में, सब चांदनी चौक जाते हैं और वहाँ पे खाने का लुत्फ लेते हैं। राइट। और अपने आप में एक लर्निंग भी है। आई फील लर्निंग इसलिए है कि जो लेगेसी है ना, वो 10 साल 20 साल 30 साल की नहीं है, 100 साल की लेगेसी है। राइट। तो जो ब्रांड्स आज कर रहे हैं वो छोटी सी दुकान में, एक 100 स्क्वायर फीट की दुकान में आप कैसे एक बिजनेस को बना सकते हो, ये आपको सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट्स भी फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चांदनी चौक चले जाओ, लोग 100 स्क्वायर फीट के अंदर अपना बेस्ट बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, और वो उसी को रन कर रहे हैं। वो डगमगा नहीं रहे हैं कि उनके आसपास की क्या चांदनी घूम रही है, नहीं, वो एक फोकस्ड है।
उनको पता है मुझे यही बेचना है, मैं सिर्फ शाही टुकड़ा बनाता हूँ और ये शाही टुकड़ा इस वर्ल्ड का बेस्ट है, मेरे से बेटर कोई नहीं बना सकता। तो मुझे लगता है ये जो लर्निंग है ना, ये सारे मैनेजमेंट में भी सिखाई जाती है, एंड दैट्स वाई सारे लोग वहाँ आते हैं, इसको सीखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग ओवरऑल। राइट। और स्पेशलाइजेशन होती है एक पर्टिकुलर क्यूजीन पे, मतलब एक तरीके से। अब देखिए ना, बड़े बड़े देग में एक ही आइटम पड़ा है। बिल्कुल। आप गुलाब जामुन जाएंगे, आपको कम से कम 500 गुलाब जामुन दिखेंगे। राइट। तो और वो दिन में खत्म करके जाता है, लेफ्ट ओवर नहीं है। आप ये लोगों ने नोटिस किया है, वहाँ पे स्टडीज हो चुकी हैं, उनको पता है कि आज हमने 200 पोर्शन बेचने हैं, वो उतने ही बनाएंगे। सही बात है। कोई लेफ्ट ओवर नहीं है कि अगले दिन बेच दो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। राइट। सर अभी आपने बताया 1980 में आपका जन्म हुआ, राइट? तो सर अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है, बहुत सोशल मीडिया आ गया है, शेफ्स को एक तरीके से वो रिस्पेक्ट मिलनी चालू हो गई है। बट अर्लियर एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, उस टाइम पे इतना ज़्यादा शेफ्स लाइमलाइट में नहीं थे। और मतलब कैसे आपने सोचा और अपने घर पे कैसे बताया और घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया कि जब आपने बोला कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ? ठीक है, आई थिंक उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 की बात है। तो दो माई फैमिली वाज वेरी ओपन माइंडेड बिकॉज फादर वाज अ साइंटिस्ट इन एटॉमिक एनर्जी, मॉम वाज ए प्रिंसिपल, दे वर वेरी ओपन, बट एवरी होम हैज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। लेकिन आई थिंक वन ऑफ माई अंकल वाज ऑल्सो इनटू होटल मैनेजमेंट एंड ही वाज द जनरल मैनेजर इन ए होटल। ओके। तो हमने वो सर्कल भी देखा था कि बुआ जी के जाके अरे बच्चे ऐसे जा रहे हैं, कजन्स जाते, तो हम भी उनके साथ जाते थे, क्रिसमस पे चले गए, न्यू ईयर पे चले गए। तो वो भी एक जर्नी मेरे को हमेशा बहुत एक्साइट करती थी। लेकिन शेफ्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बहुत डिफरेंट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 5 स्टार्स होते थे और आज की डेट में कंपेयर करें तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रेस्टोरेंट्स हैव ग्रोन, स्टैंडअलोन्स हैव कम अप। बट डिफरेंस क्या है कि पहले जो शेफ्स थे वो थोड़े बैक ऑफ द हाउस रहते थे। आज के जो शेफ्स हैं दे आर मच मोर ओपन, दे वांट टू कम एंड स्पीक अबाउट इट। तो मेरी जर्नी भी इसी तरीके से स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मैंने इंटर्न शुरू किया अपना होटल के अंदर इन 2001, तो मैंने एक गैप देखा। व्हाट वाज द गैप? मैं रेस्टोरेंट में खाना, लाइव स्टेशंस होता था एक रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं अपना कैरियर शुरू किया था एज ए इंटर्न। तो वहाँ पे कंप्लेंट आई, अब कोई शेफ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत डर लगता था। पहले तो 5 स्टार में जो गेस्ट आ गया, क्योंकि वो पे इतना करते थे, इतना एक्सपेंसिव होता था, तो कोई गेस्ट के पास जाने को ही कि कौन जाके बात करेगा, यार कंप्लेंट आ गई, अब तो एग्जीक्यूटिव शेफ हमारी बैंड बजा देगा। तो वो एक डर होता था। तो मुझे लगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? यार अगर कंप्लेंट आई है, आप जाओ गेस्ट से पूछो, सर आपको क्या टेस्ट में समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा बना के दे देता हूँ। बट आई थिंक उस टाइम पे शेफ्स की स्किल्स ज़्यादा चलती थी, वो इतने ओपन नहीं थे, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक घबराहट में रहते थे। खाना बनाना आता था लेकिन बात करने का तरीका नहीं था। तो वो जो गैप मुझे लगता है कि ये गैप ने मुझे काफ़ी शेप किया कि मैं एक आउटस्पोकन शेफ बनना चाहता था। स्किल्स तो मैं करूँगा ही डेवलप, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये गैप को फिल करूँ और मैं काम करूँ फ्रंट लाइन में, जहाँ पे मैं जो मेरे गेस्ट हैं उनकी प्रॉब्लम को समझूँ, या उनकी कोई स्पेसिफिकेशन है कि मेरे को कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं उनको फुलफिल कर सकूँ, उनको समझ सकूँ। तो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड दैट्स हाउ माई ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने अपना कैरियर भी किचन में चूज़ किया। अच्छा। क्योंकि आफ्टर होटल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। आप फ्रंट ऑफिस कर सकते हो, हाउस कीपिंग कर सकते हो, F&B सर्विस में जा सकते हो। बट मुझे लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बिटवीन किचन एंड सर्विस, ये आपको दोनों कवर कर लेगी, क्योंकि आप फ्रंट में भी देख रहे हो और आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो बैक ऑफ द हाउस। तो ये कॉम्बिनेशन ने आई थिंक मुझे किया, एंड दैट्स मेड मी टुडे व्हाट आई एम। राइट। सर अभी आपने बोला कि एग्जीक्यूटिव शेफ से बड़ा डर लगता था, तो आई थिंक अब कैसे ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं? क्योंकि पहले मैंने भी सुना है, जो शेफ्स आए हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये बोला पहले तो हमें मार भी पड़ती थी शेफ से, इतना डर होता था अपने सीनियर्स का। अगर आपकी बात बताऊं तो जब एग्जीक्यूटिव शेफ होटल में भी घुसता था ना, होटल में जब एंट्री गेट से रिपोर्ट हो जाता था कि एग्जीक्यूटिव शेफ आ गए, लोग कांप जाते थे। ऐसी दहशत होती थी एक टाइम पे एग्जीक्यूटिव शेफ्स की, जो खतरनाक शेफ्स हैं, हर शेफ्स का नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ शेफ्स की ऐसी दहशत थी कि जब वो होटल में आते थे ना, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। लेकिन वो एक हद तक एक अच्छे डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी भी है। बट वो टाइम्स हैव चेंज्ड। आज की डेट में एग्जीक्यूटिव शेफ्स आर बिकम फ्रेंड्स, बिकॉज
एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। होटल में पहले खानसामाज होते थे, आपको काम भी निकालना होता था, आपको काम सीखना होता था, तो आपको उनके साथ एक रैपो बना के रखनी पड़ती थी काम सिखाने के, क्योंकि एक पोटली का वो जमाना चलता था, जेब से पोटली निकाली और क्यों ना डाल दिया, तो आपको सब सीखने के लिए एक रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी था। तो वो सब अब धीरे धीरे खत्म हुआ है, लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, सिखाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ गुड। तो वो एक टेरर खत्म हो गया है। एग्जीक्यूटिव शेफ्स आल्सो बिकम मोर फ्रेंड्स, दे वांट टू ग्रो विद, दे वांट कि टीम जो उनके साथ है उसको भी वो ग्रो कर सके। बट काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि टॉलरेंस लेवल कम हो गया अब आज की जनरेशन में, अब कुछ भी ज़रा सा भी बोल दो तो ऑफेंड हो जाते हैं, काम छोड़ के चले जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें इस तरीके की यंग जेनजीज में है अभी थोड़ा सा, मैं बोलूँगा। जो अगर आप पुराने शेफ्स हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर स्टिल ओके, दे आर स्टिल वर्किंग हार्ड एंड वो एक पैरामीटर को अंडरस्टैंड करते हैं। बट क्या है कि यंग जेनजीज को एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे वांट टू बी फास्ट एंड दे वांट टू बी रीच एट ए हायर पोजीशन, विच इज़ थोड़ा सा स्केरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस इफ यू रीच टू न्यूअर हाइट्स, आप फिर डिलीवर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आपको एक कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। एंड स्किल्स क्या है कि डेवलप करना पड़ता है, स्किल्स आती नहीं है, डेवलप करनी पड़ती है, विच टेक्स 5 years 7 years, एंड कुजीन स्पेशलाइजेशन टेक्स ईयर्स ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस आई वुड से, अगर आपको कुजीन के बारे में अंडरस्टैंड करना है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुजीन एक कुजीन नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ मैं जापानीज कुजीन का शेफ हूँ, अब जापान में अगर आप जाओगे तो उनके 8 प्रोविंसेस हैं और अलग अलग जगह में, ईस्ट वेस्ट साउथ में, हर जगह खाना अलग है। सही बात है। अगर आप यहाँ बैठे हुए, हाउ विल यू लर्न? उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको वहाँ सीखना पड़ेगा कल्चर, फूड, विच टेक्स ईयर्स, क्योंकि आप जाते ही नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, विच टेक्स एटलीस्ट 15-20 years, मुझे ऐसा लगता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉस प्रमोशंस होते हैं, वहाँ के शेफ्स आते हैं वंस इन अ ईयर इन होटल्स। बट आजकल वो अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो गए। आजकल क्या है, शेफ्स रेस्टोरेंट में, R&D में लोग आजकल बहुत काम करते हैं, जाते हैं, सीखते हैं, थोड़ा सा करके आते हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड, बट यस स्टिल इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ टेकिंग टाइम। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इन ए वे। राइट। एंड सर, पहले ये होता था कि एक अच्छा शेफ वही है जो 5 स्टार होटल में काम कर रहा है। करेक्ट। और अब ओवर द टाइम कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले तो यही होता था, अगर आप कोर्स कर रहे हो मतलब आप को भाई शेफ बनना है तो 5 स्टार होटल ही है। वो मिथ आज भी है। अच्छा। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो उनको यही सिखाया जाता है कि होटल्स ही आपका पूरा है, आपको होटल्स में ही ट्रेनिंग करनी है, आपको होटल्स में ही नौकरी करनी है, आप अपने बेसिक्स वहाँ पे कर लो। बट मुझे एज ए शेफ इंडिविजुअल ओपिनियन है मेरा कि आपको एज अ शेफ्स के पास काम करना चाहिए, द शेफ्स हु आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। इट डज नॉट मैटर वो आज की डेट में जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं रेस्टोरेंट, स्टैंड लोन रेस्टोरेंट्स की, पहले नहीं होती थी, आपके पास ऑप्शन ही 5 स्टार था। तो तब ठीक था। बट आज की डेट में कॉलेज ऑल्सो प्रमोट किया आप शेफ्स के पास जाके काम करो। देयर आर ग्रेट रेस्टोरेंट्स हु आर डूइंग ग्रेट वर्क, तो उसके पीछे एक शेफ्स ही हैं। तो उन शेफ्स के साथ आप उनका माइंडसेट समझो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस तरीके से वो थॉट प्रोसेस आ रहा है, और ये तभी आता है जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हो। सही बात है। माई कैरियर एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं हैव चेंज्ड बिकॉज आई वाज द फर्स्ट शेफ इन 2011 टू गो टू नोमा, एंड नोमा जो है नंबर 1 रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड था तब। मुझे 1 साल लगा वहाँ एज अ इंटर्न अप्लाई करने के लिए। 1 साल तक मैं उनको लिखता रहा, तब जाके उन्होंने मुझे, जब मैं वहाँ गया मैं दिमाग हिल गया। मैं यहाँ पे इंडिया का एग्जीक्यूटिव शेफ था उस टाइम पे, और ऑलिव में था, और मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सारे एग्जीक्यूटिव शेफ इंटर्न थे। अच्छा। नंबर 1 रेस्टोरेंट द वर्ल्ड में कोई शेफ्स नहीं था, कोई एम्प्लॉय नहीं थे, सारे इंटर्न्स थे, बट वो सारे एग्जीक्यूटिव शेफ्स थे। अच्छा। तो आप सोचो किस लेवल का कंपटीशन है वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, और हम इंडिया से गए थे, हमें तो ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आंखें चंदेहा गई कि क्या है ये। द काइंड ऑफ टेक्निक्स, जो उनका फिलॉसफी, जो उनका कल्चर, सॉइल से फॉराजिंग करना, अगले 6 महीने 1 साल को उसको फर्मेंटेशन करके रखना कि अच्छा आज हमने इसको ग्रो किया है ना, इसको हम 1 साल बाद यूज़ करेंगे हमारे मेन्यू में। वो थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस कभी इंडिया में था ही नहीं, और शायद आज भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही है। सही बात है।
तो ये सब आता है जब आप ट्रैवल करते हो, आप लर्न करते हो फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, बिल्कुल। आपका माइंडसेट तभी चेंज होता है। एंड देन व्हेन आई केम बैक आई सेड लीव एवरीथिंग, nothing is called cuisine, nothing is called, it is all about perception, it is all about your mindset, how you perceive things, and skills is to be developed. सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और अभी हम बात करें, अगर एजुकेशन की हम बात करें यहाँ पे, तो होटल्स के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है आज के टाइम पे? और आपने यू ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? एंड क्या डिफरेंस आपको लगता है बाहर की एजुकेशन में, अगर शेफ़ को तैयार किया जा रहा है, होटल इंडस्ट्री में किसी को तैयार किया जा रहा है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि यार अगर मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ ना, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बाहर ज़्यादा अच्छी रहेगी। करेक्ट। मैं बाहर पढ़ लेता हूँ, बाहर जाके शेफ़ बन जाता हूँ। इंडिया में मुझे नहीं लगता, ऐसे लोगों की थिंकिंग आज भी बहुत है। बिल्कुल है। तो अब क्या चल रहा है सर, इंडिया में क्या चल रहा है शेफ़ को तैयार करने के लिए? कैसे प्रिपरेशन चल रही है कॉलेजेस के अंदर? देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और एजुकेशन में दो सेक्टर्स आते हैं, एक आता है प्राइवेट सेक्टर, एक आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं आपके IHMs, ओके, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और आई थिंक अराउंड, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, आई थिंक 45 के आसपास अभी तक ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास हैं। वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, सबसे बेस्ट माने जाते हैं, और फॉर फैमिलीज लाइक इंडियन के अंदर इट्स अफोर्डेबल एजुकेशन, मैं ये बोलूँगा। हाँ। और जो टीचर्स भी होते हैं वो एक्सपीरियंस टीचर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर आ जाता है जहाँ पे आपको शेफ्स तो बाहर से हायर हो जाते हैं, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं मिल पाता, या मिलता है तो या तो वो बहुत टॉप लाइन होता है, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, अगर IHM की फीस साल की 2 लाख रुपए है, और एक प्राइवेट कॉलेज की वही फीस 10 से 15 लाख रुपए है, तो आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन पे है, राइट। तो वो मेरे को लगता है तो कम होना चाहिए, एंड उसी की वजह से आज जो एजुकेशन है वो बहुत डिफर कर रही है। और जो हमारा रीपे है, जो हम कहते हैं कि हमारी सैलरीज कितनी स्टार्ट होगी, वो बहुत इंडिया में अभी बहुत कम है। बट व्हेन यू गो टू अब्रॉड, द एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट। एजुकेशन वहाँ पे स्किल्स का डेवलप करना है। right. आप इंडिया में देखिए, हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, मैंने भी बोकोसदूर किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कॉम्पिटिशन है। अब वहाँ पे 2 साल पहले से एक टीम तैयार की जाती है, जिसके ऊपर शेफ्स लग जाते हैं, मतलब एक मॉडरेटर होता है, उसके नीचे 4 लोग होते हैं, और वो 2 साल तक सिर्फ वही ट्राई करते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं, वेरी लिमिटेड, बहुत छोटे स्केल पे में है। तो जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले बोला, स्केलेबिलिटी जो है वो आउटसाइड इज मोर फोकस्ड। वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, और जो फोकस है ना वो बहुत डिटरमिन्ड है। और एजुकेशन आप देखिए, आजकल लक और द ब्लॉ की बात होती है, लक और द ब्लॉ, जिसको पूछो आज की डेट में बाहर बच्चा लक और द ब्लॉ में जाके काम कर रहा है, पढ़ के आ रहा है। बट अगेन दे स्पेशलाइज इन वन थिंग। अगर वो बेकरी पढ़ के आते हैं, वो बेकरी का ही रेस्टोरेंट यहाँ के खोलते हैं, वो यूरोपियन नहीं खोल सकते, या वो जापानीज नहीं खोल देंगे। आप एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करके आते हो, जो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है। सही बात है। जब आपने बेसिक नॉलेज ले ली, फिर आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे, जिनके अपने बिजनेसेस हैं वो उसमें पैसा डाल के उसको बना लेते हैं छोटा छोटा, एंड दे स्केल इट अप। इंडिया में वो कल्चर नहीं है। इंडिया में क्या है, हम चाहते हैं हम सब कुछ कर लें। हमें एक रेस्टोरेंट करना है तो मेरे को जापानीज भी आना चाहिए, मेरे को इटालियन भी आना चाहिए, इंडियन भी कर लूँ। तो वो माइंडसेट की बात है अगेन, कि हमें क्या स्पेसिफिक चाहिए और किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करना है, वो सारा आई थिंक एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। राइट सर, अभी हम ऑफ कैमरा ये भी बात कर रहे थे, आपने बताया था कि IHM में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अब नहीं आ रहे हैं। करेक्ट। ऐसा भी है, क्यों? अगेन जो हमारा पे बैक है, रीपे बैक टू द शेफ्स है, हमारी जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं, राइट, और जिस तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं, दिस इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। अगर हम बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है। इट्स ओनली कि आप किस पाथ पे, जैसे मैंने कहा, किस रूट का आपको कौन गाइड कर रहा है। आजकल आप बात करें तो प्राइवेट शेफ्स अवेलेबिलिटी है, आप क्रूज पे जाते हो, आपके पास अवेलेबिलिटी है। एज ए शेफ मैं बात करूँ, अगर आप हॉस्पिटैलिटी की बात करो फिर तो मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लेकिन कॉलेज के अंदर आपको जब जो सिखाया जाता है, वो आज भी हम 20 साल पुराना करिकुलम सिखा रहे हैं, जिसकी कोई आज रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में व्हाट इज हैपनिंग, द रेस्टोरेंट्स हैव चेंज्ड,
प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, वो जब तक करिकुलम चेंज नहीं होगा ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फिल दैट गैप। और जब तक कॉलेज के बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, वो इंडस्ट्री अडॉप्ट कैसे करेगी? तो और फिर एक मिथ भी है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आके शेफ क्या करेगा। तो आई थिंक वो एक ओवरऑल जब तक चेंजेस नहीं लाए जाएंगे, जब तक शेफ्स आके गाइड नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म्स पे कि दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री, दिस इज ए ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ। हाँ, आप आते ही फर्स्ट ईयर के पास आउट होते ही आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन सकते, यू हैव टू गिव सम टाइम। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स के साथ, बट जब आपकी स्किल्स हो जाएगी, आपको पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे आएगा। राइट। तो अपनी डेवलप योर स्किल्स, वो मुझे लगता है जेन ज़ीज़ में बहुत इम्पेशेंट है अभी। सो बेसिकली देयर इज अ बिगर पिक्चर टू इट। यस, बट यही है कि लोग देख नहीं पाते ये चीज जब ज्वाइन कर रहे होते हैं। शॉर्टकट है। हाँ। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही बात है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। बिकॉज देखा जाए ना, बहुत वास्ट है ये करियर, बहुत बड़ा, और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ मैं देखता हूँ, आप जैसे शेफ से मिलता हूँ, तो ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ होती है कि कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद, अपनी कुजीन में स्पेशलाइजेशन के बाद, हम डाइवर्सिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे विद द टाइम। मतलब हम कुछ इवेंट्स भी करते हैं, फूड इवेंट्स भी करते हैं, केटरिंग्स भी करते हैं, रेस्टोरेंट कंसल्टिंग भी करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज भी करते हैं, बट ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टार्टेड आफ्टर मेकिंग आवरसेल्फ एज अ skilled person. After 2 decades के बाद I have started doing this. Right. Because I thought that I have done little bit of learning and in 2 decades. And that's which I would like to share with my people. Right. So that is very important. आप 2-3 साल के experience के बाद cannot start doing everything because you are going with the flow. सही बात है. That is where with the industry is drowning along with the hospitality. Right. और सर, जैसे आप जैसे शेफ्स हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज अगर कोई शेफ़ बन रहा है, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जो एक एस्पायरिंग शेफ़ है आगे, करेक्ट, तो उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहोगे? और ये कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है, मतलब हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क किया जा रहा है? बिल्कुल है। और मैं ये बात कई जगह, कई फोरम्स में मैं जब कॉलेजेस जाता हूँ, बोलता हूँ कि अगर आप यूएस जाएं, और आई थिंक सिंगापुर में भी है शायद, कि आपको 1 साल शायद आर्मी में करना पड़ता है। हाँ, अच्छा। मुझे लगता है कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट का 1 साल आपको कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज दे विल ट्रांसफॉर्म यू टू योर पर्सनैलिटी। मैं बिफोर जॉइनिंग होटल मैनेजमेंट आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैंने आपको पिक्चर दिखा दी ना, यू कहेंगे शेफ अनबिलीवेबल है। बट दैट वन इनिशियल 6 months ओनली, मैं अपने बारे में बात करूँ, आई वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मेरी फैमिली ने मुझे नहीं पहचाना, बिकॉज चाहे वो आप इंट्रैक्शन कह लो, रैगिंग कह लो, गुड वे ऑफ रैगिंग, इट हैज़ ओपन यू आउट। कई बार आप नहीं हो पाते, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, आप उस एनवायरनमेंट में नहीं होते हो। बट होटल मैनेजमेंट एक ऐसा मैं तो ये बोलता हूँ कि एक मंदिर है वो। 1 साल जरूर हर एक को, बच्चे को जाना चाहिए, चाहे उसके बाद आप छोड़ के चले जाओ, बट इट विल ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सनल, योर पर्सनैलिटी विल चेंज। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कंपलसरी होना चाहिए फॉर द जनरेशन टू डू 1 year कंपलसरी होटल मैनेजमेंट। राइट सर। और वैसे अगर जनरली अगर मैं पूछूं, तो स्टार्टिंग सैलरीज वैसे होती किस तरीके से हैं, कितनी होती हैं, किस तरीके से डिसाइड की जाती हैं? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। इंटर्न्स भी लिए जाते हैं, तो हर कोई कम से कम देना चाहता है, बट आज की डेट में द वे हॉस्पिटैलिटी इज बिकमिंग सो बिग, तो एक बेस सैलरी ही मानी जाती है। जैसे आपको एक इंटर्न या एक कॉमी 3 जो हमारा बेस लेवल अगर हम बात करते हैं, आज से 10 साल पहले बोलूँ तो वो 10,000 रुपये था शायद। अच्छा। बट आज भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो आज 20,000 बैठ गया है। लेकिन अगर आप वही थोड़े से प्रीमियम रेस्टोरेंट किसी के पास जाएंगे, या किसी शेफ्स ड्रिवन रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो शायद 25,000 भी दे दे, क्योंकि वो इंटरव्यू करते हैं, वो देखते हैं उस बंदे के अंदर कि वो कितना फ्यूचरिस्टिक है, वो कितना लॉन्ग टर्म उनके साथ चलेगा, उसके अंदर कितनी सीखने की चाह है। तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक आप आओ, जॉब मांगो,
चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसी जॉब्स आपको हर जगह मिलेंगी, बट एक एंट्री लेवल आपको 20,000 आज की डेट में मिनिमम है, जो एज पर गवर्नमेंट भी है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, आपका 18,937 रुपीज आई थिंक इज द मिनिमम वेजेस टू वर्क इन एनी इंडस्ट्री। अच्छा, तो सर आजकल टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है सेलिब्रिटी शेफ, ठीक है? तो हर कोई सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहता है, बट एक्चुअली है क्या सेलिब्रिटी शेफ? देखिए, सेलिब्रिटी शेफ्स तो वो हैं जिसको लोग पहचानते हैं, तो वो सेलिब्रिटी है। आज शाहरुख खान है तो वो सेलिब्रिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशन में है और लोगों ने उसको वर्ल्ड वाइड जाना है। तो सेलिब्रिटी शेफ्स भी वो हैं जो टीवी के शेफ्स हैं, द टीवी शेफ्स हु हैव शोन देयर पोटेंशियल, जिनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग हो गई है, बिकॉज द वे दे कम्युनिकेट, द वे दे शोकेस द रेसिपीज, द वे दे टॉक अबाउट द एक कहानी उसके बारे में, तो दे आर द सेलिब्रिटी शेफ्स। टीवी शेफ्स बिकम द सेलिब्रिटी शेफ्स क्योंकि आपको दुनिया जानती है, राइट। तो दैट इज वेयर द सेलिब्रिटी शेफ्स कम्स इन। बट एक्चुअल अगर हम बात करते हैं तो सेलिब्रिटी शेफ्स आर द रियल हीरोज जो किचन के पीछे हैं, बिकॉज दे नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि रोज तो वही काम कर रहे हैं, सही वही बात तो है। आपका बिजनेस बना रहे हैं। दे आर द पीपल वी नीड टू सेलिब्रेट। राइट। But yes, that's a different way of saying it. But celebrity chefs are the TV chefs who have been known and loved by the people in a way. And when they see you in the public, you will be recognized that, oh, I've seen them on TV, and that's where you become a celebrity. राइट। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि जो शेफ ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को सर्व करते हैं वो सेलिब्रिटी शेफ होते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ पहले मुझे लगता था ऐसा। और ना ही ऐसा है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटीज क्यों सर्व कर रहे हैं तो आप सेलिब्रिटी शेफ है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे आई यूज्ड टू सर्व अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन माय करियर, तो ऐसा नहीं है कि वो आई विल बिकम अ सेलिब्रिटी। नो, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय जॉब टू सर्व देम बिकॉज दे वर my guest. Of course. As an individual, they are celebrities, but when they come to my restaurant, they are a guest who is come for dining at my restaurant. Right. And sir, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने वैसे सर्व भी किया है, चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, और बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं। बिल्कुल। राइट सर, थोड़ा बताइए इसके बारे तो मैं कहता हूँ, आई थिंक these are the perks of it. I think हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना, एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आई वांटेड ऑलवेज टू बी द फ्रंट ऑफ इट, कि मैं फ्रंट का गैप और बैक ऑफ द हाउस का जो गैप है ना, तो मेरे को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे काफ़ी दिया, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट हायत, तो वहाँ पे एक टीके's किचन है, आज भी है, बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ ही आते थे। टीके's किचन? टीके's किचन। तो ये आज हायत का एक रेस्टोरेंट है, तपनिया की किचन। टीके's मीन्स तपनिया की किचन। तो यहाँ लाइव बनाते हैं, वहाँ शेफ्स खड़े होते हैं और अपोजिट साइड में गेस्ट बैठ जाता है। ओके। तो ये जापानीज शो स्किल, बेनिहाना जैसे एक इंटरनेशनल चेन थी, वो थी। तो उस तरीके से हम खाना बनाते थे। तो वहाँ पे 5 साल आई हैव वर्कड फॉर दैट ब्रांड एंड इनिशियली इन माय करियर। और वहाँ चाहे आप बड़े बड़े से कोई भी आप फिल्म स्टार का नाम लीजिए, आई हैव सर्व फ्रॉम मिस्टर लक्ष्मी मित्तल से लेके चाहे गांधी परिवार हो, चाहे पॉलिटिकली आप बात करें, चाहे क्रिकेटर्स उस टाइम के, तो वो सारे वहाँ पे आते थे, यू नो। तो आई थिंक अब उसके बाद मैंने और जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, हम डिफरेंट्स गए, तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में आए, तो फिर एक टाइम पे सचिन जी को भी सर्व करने का मौका मिला। आपने स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज यू नो समटाइम्स क्या होता है, हर होटल के पास हर फैसिलिटी नहीं होती, राइट। क्योंकि होटल्स ऑल्सो हैव अ लिमिटेशन कि आप प्रॉपर्टी के अंदर 2 रेस्टोरेंट 3 रेस्टोरेंट कर सकते हो, बिकॉज आप होटल से रेवेन्यू ज़्यादा बनाते हो। तो आई यूज्ड टू हेड गप्पी बाय आई इन लोधी रोड के ऊपर, आज भी वो रेस्टोरेंट है। और सचिन और टीम जो आ रखी थी वो आईटीसी मौर्य में टिके हुए थे। अच्छा। So they wanted to have, and Sachin Tendulkar like is the fond of Japanese food. He loves Japanese food. उन्हें सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। सी फूड भी, and like the cuisine wise उनको बड़ा पसंद है ये, Japanese, क्योंकि healthy है, lighter रहता है। राइट। तो somehow the whole story started कि उनके मैनेजर ने हमारे जो गप्पी के जो लैंडलॉर्ड थे उनको कॉल किया कि somehow they know the connection, तो कि उनको Japanese food चाहिए and how we can serve, क्योंकि जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे वो कुजीन नहीं थी।
तो नियरेस्ट हम लोग ही होटल जो रेस्टोरेंट था हम नियरेस्ट थे, तो वहाँ से ऐसे कॉल आया कि, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ शेफ से, एंड एट दैट टाइम वी डोंट डिलीवर बिकॉज वी वर ए स्पेशलिटी आउटलेट, तो हम चाहते थे कि गेस्ट आए यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लें। बट जैसे ही कॉल आया उन्होंने कहा कि आई वांट कि यार देख लो इफ वी कैन डू, बिकॉज सचिन तेंदुलकर को खाना चाहिए, एंड आई वाज लाइक, एंड ही वाज माय आइडियल, मतलब ओनली पर्सन इफ आई बिलीव दैट आई एवर वांटेड टू मीट वाज सचिन तेंदुलकर, एंड said okay ठीक है, why not? So his manager has called us to the restaurant reservation number, and then he passed his phone to the Mr. Sachin ki he wanted to speak to the chef to place his orders, and I said okay, let me speak to him, what I can do. So then he gave अच्छा मुझे ये चाहिए, and we noted down all the order, we made the order, and we personally, me and my manager personally went to deliver the food. Okay. And then of course we all know how humble he is, and so we served him the food, we laid down the food in his room, other players also came, joined, and before leaving we just asked, sir, can we leave now because everything is set for your dining? He said yeah, why not, and but guys, do you need a picture? And I was like, why not? I mean, this is a moment of truth, and I mean at that time he is a God, you know, God of cricket. God of cricket, and I think because of his precision, the humility, and the kind of many things I admire from him, you know, focus जो है वो मतलब कभी जब तक cricket में थे, I think his focus was never diverted from his work, and that's what I learned, that till the time we as a chef there, my first primary role is to cook as a chef, and I think these things I've learned a lot from my role model. So I mean that was my moment of truth, and we got a picture, and he was very very humble, and I mean that's so sweet of him, you know, to even ask, मतलब right. to, and सामने से बोल रहे हैं कि अपने आप बोल रहे हैं, so I think it was such a great honor to personally serve such incidences. So I think वही आपकी, तो these are the perks of, मेरे को लगता है as a chef, अगर आप एक stature पे पहुंच जाते हैं, these are your perks to serve such kind of legends, and these are I think lifetime opportunities ही हैं, right. once of a lifetime opportunities, right, of course सर। और आपकी स्पेशलाइजेशन पैन एशियन में ही है, करेक्ट, और कहा जाता है कि आप इंडिया के बेस्ट पैन एशियन शेफ हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वन ऑफ द, मैं बोलूंगा वन ऑफ द, लोग बोलते हैं दैट आई एम वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज आई हैव डन सो मेनी एशियन जापानीज रेस्टोरेंट्स, एंड मैं बोलता हूँ कि cuisine wise, as I said always, कि my skills are my, if somebody asks what is my cuisine, yes, my cuisine is my skills, and that skills I have developed from the Southeast Asian countries, which are from Japan, China, Thailand, Bangkok, Indonesia, you know, Vietnam, Burmese. So that is what I always say कि मेरी जो पहचान है वो मेरी skills है, right, cuisine नहीं है। और सर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड पे है पैन एशियन क्यूजीन, तो मतलब ओवर द इयर्स कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है? आई थिंक इट इज़ द मोस्ट लवेबल कुजीन। क्यों? क्योंकि जो फ्लेवर्स है ना, अगर हम हर कंट्री का पकड़ें तो इट इज़ वेरी पैलेटेबल टू इंडियंस, क्योंकि हमें क्या पसंद है, हम बचपन से चटपटा खाते हुए हैं। सही बात है। एंड दैट्स हाउ द साउथ ईस्ट एशियन फूड इज ऑल अबाउट। उनका जो बैलेंस है, जैसे आपको सीखना क्या है, अगर आप जापान में हैं तो आप वहाँ से उनका प्रिसीजन सीखते हो, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो आप उनका बैलेंस सीखते हो, क्योंकि वहाँ पे स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसीनेस का जो बैलेंस है वो आपको सिखाता है। अगर आप वियतनाम जाओगे तो आपको उसकी फ्रेशनेस सिखाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी है कि हर कंट्री से कैसे आपको क्या सीखना है और वो क्या आपको फिर उस तरीके से आप डिलीवर करते हो अपने कुजीन के अंदर या एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें। राइट सर, अभी आपने स्वीट सॉल्ट का कॉम्बिनेशन की आपने बात करी ना, बैलेंस की बात करी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ पे ना काफ़ी मतलब थाई पॉपुलेशन भी काफ़ी है, काफ़ी लोग हैं वहाँ से, काफ़ी थाई रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैंने जब पहली बार पैड थाई नूडल्स ट्राई करे थे ना, जो ऑथेंटिक पैड थाई नूडल्स हैं, तो मैंने कहा यार क्या है ये, मतलब पहली बार जब मैंने खाया तो मेरे को इतना समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। बट एक दिन ऐसा आया जब मैं रोज़ पैड थाई नूडल्स मंगा के खा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा
बढ़िया क्यूजीन लगता है मुझे। नहीं बहुत बड़ा, अगर इवन मैं ग्रीन करी। हाँ, लेकिन आप जो थाईलैंड में खाना खाते हो और जो इंडिया में मिलता है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ही हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो मैं लास्ट ईयर 16 दिन के ट्रिप पे था जहाँ पे मैंने अपने पॉपअप्स किए और उनके खाने को भी समझा। तो वो बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो पपाया सैलेड बनाते हैं, या आप ग्रीन करी बनाते हैं, या कोई भी करी बनाते हैं, या स्ट्रीट फूड उनका किस तरीके से चलता है, या आपने पार्थेय की बात की, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है। राइट। खाने के अंदर बैलेंस, अगर आपने बहुत स्पाइसी कर दिया तो आपको कुछ और समझ नहीं आएगा, अगर आपने अंडर कर दिया तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर यहाँ इंडिया में जैसे जो ऑथेंटिक क्यूजीन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत जगह ऐसे ऑथेंटिक क्यूजीन नहीं सर्व करी जाती है, उसे थोड़ा मॉड्यूलेट किया जाता है, लोकल फ्लेवर्स में ब्लेंड किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स शेफ्स को भी प्रॉफिटेबिलिटी देनी है आगे। बिल्कुल। तो क्या वही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक क्यूजीन बहुत जगहों पर मिलती नहीं है? मतलब इवन सुशी कह लो, हाँ, ठीक है, तो इंडियनाइज कर दिया। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा इंडियनाइज कर दिया है, और एक्चुअली सुशी है रॉ फिश ही। करेक्ट। तो क्या होता है कि आपने जैसे बोला कि देखो जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको बिजनेस चाहिए, शेफ से एक क्रिएटिव है, वो कहता है नहीं यार हमें क्रिएटिविटी पे जाना है। बट ये जब दोनों चीज़ों को मिक्स हो जाएगा, दोनों का मिक्सन सही हो जाए, तो आप अच्छा बिजनेस भी बनाते हो, शेफ्स भी खुश होते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाने को कुजीन्स हैं, जैसे अगर आप चाइना किचन की बात करें, उनका एक ऑथेंटिक कुजीन वो सर्व करते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल शेफ्स हैं। तो वो वही खाना बनाते हैं और लोगों ने एक्सेप्ट किया। देयर इज अ रेस्टोरेंट बर्मीज खाना, Really good. so they source their ingredients from Burma. अच्छा। When I used to run my restaurant, we used to source ingredients from Vietnam. तो ऐसा नहीं है कि हाँ, बट जो अगर आप कहें कि परसेंटेज जो है ना वो बहुत कम है। हाँ। और वो बिजनेस सेंस नहीं बनाती। तो क्या होता है कि लोग कहते हैं नहीं यार इसको थोड़ा सा इंडियनाइज कर दो। लेकिन अब हम अमेरिकन सुशी की बात करें तो उन्होंने मेयोनेज डालना सिखाया हमें। तो लेकिन जापान में आप बात करो, देयर इज नो मेयोनेज, इट्स ऑल अबाउट रॉ फिश, अबाउट द क्वालिटी ऑफ राइस एंड ऑल। तो वो ऐसा नहीं है। अब वो टाइम चेंज हो रहा है। जैसे आज की डेट में आप ट्रेंडिंग की बात करो, वी आर डूइंग दैट इन्फ्लुएंस, वी आर ब्रिंगिंग दैट कल्चर कि किस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हो, कि आप उसको इंटरनाइज भी नहीं करो लेकिन उसको पैलेटेबल कर दो। पैलेटेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको इंडियनाइज कर दिया। आप इंग्रेडिएंट्स आप उस कुजीन के यूज करते हो, बट उन फ्लेवर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि आपको वो अच्छा लगे। राइट। जैसे इंडिया में बहुत वेजिटेरियंस हैं, यस, तो उस हिसाब से उसको किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। इंडियन सुशी जब आई तो लोगों ने वेजिटेरियन सुशी को भी अडॉप्ट किया। हमने अलग अलग उसके अंदर किए कि अच्छा आप एस्पैरेगस तंपुरा सुशी कर लो या वेजिटेबल तंपुरा डाल दो। लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको वो मजा आया, क्रंची लगा। तो वो एक ट्रांजिशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियनाइज हो गई, क्योंकि हमने यूज जो है टेक्निक जो है जापानीज ही की है। तंपुरा इज ए टेक्निक इन जापानीज कुजीन, राइट? सो हमने उसी को उसके साथ मर्ज किया एंड दैट हैज बिकम पैलेटेबल। तो वो एक बैलेंस है, वो बहुत दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस कि हाउ यू बैलेंस योर फूड विद दैट प्रिसीजन। वो बहुत जरूरी है। जैसे आप इंडियनाइज कर देते हो ना, फिर वो शेल्फ लाइफ ऑफ दैट रेस्टोरेंट इज वेरी लो, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट बिजनेस। राइट। अच्छा सर, ऐसा भी है कि पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर नेपालीज ही होते हैं। मतलब मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि मोस्टली जो शेफ्स होते हैं वहाँ पे नेपाल के शेफ्स होते हैं। करेक्ट। तो क्या है कि एक तो पैन एशियन की बात करते हैं तो हर कोई डिमसिम्स, मोमोज, इन सब की बात सबसे पहले करता है। और अगर हम नेपाल की बात करें या उस बेल्ट की बात करें, वो बचपन से है, उनके पास वो स्किल है। हाँ। वो बचपन से थुपका और नूडल सूप और वो चाइनीज स्टाइल फूड जो है ना, उनके घरों में वो खाते आ रहे हैं। उतना रिफाइनमेंट नहीं है लेकिन उनको पता है। तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनको वो पैन एशियन के अंदर भी वही खाना है, आपके वही नूडल्स हैं, वही राइस है, वही सूप है, और वो शेफ्स के साथ सीख लेते हैं उसको, और दे आर वेरी फास्ट। अच्छा। उनकी लर्निंग पावर बहुत फास्ट होती है, स्किल पावर क्योंकि उनकी स्ट्रांग है। उनको अगर आप बोलोगे डिमसिम बनाने, दे कैन मेक 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। आप उनको एक बार सिखा दो एंड दे विल ग्रेजुअली लर्न वेरी फास्ट। तो वो जो गैप है ना वो बहुत कम है। जबकि अगर आप एक नॉर्थ इंडियन को सिखाना करोगे, ही विल टेक मे बी 1 month टू लर्न वन स्किल, जबकि एक नेपाली शेफ को अगर आप बोलोगे डिमसिम बनाने के लिए, वो 1 दिन में सीख लेगा। अच्छा।
तो इसलिए मोस्ट ऑफ दीज शेफ्स कम एंड वर्क इन दिल्ली और इंडिया के अंदर, और अच्छा स्केलेबल है, अच्छी उनकी फास्ट स्पीड होती है, तो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर देम। मेहनती भी बहुत होते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं, हाँ बिल्कुल। एक देखिए मैंने सुना है कि मेहनती तो सभी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मेहनती। तो अगर हम कहें पहाड़ी शेफ्स भी, हमारे जितने भाई लोग हैं सारे, इंडियन किचन की बात करोगे तो इंडियन में सारे पहाड़ी भाई हैं, उत्तराखंड भरा पड़ा है, राइट। तो ऐसी बात नहीं है, सारे मेहनती करते हैं, बट हर एक की थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि किस स्किल के अंदर आप काम कर रहे हो, उसका फर्क हो जाता है खाली। राइट, क्योंकि मुझे पीछे जिन शेफ से मैं मिला हूँ उन्होंने इन दो जगहों के नाम लिए, एक उत्तराखंड, हाँ, और एक नेपाल। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और लॉन्ग आवर्स के लिए भी मतलब करते हैं काम डट के। हाँ नहीं, मतलब देखिए, अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ इंडियन शेफ्स भी मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि साउथ में आपको नेपाली मिलेंगे या उत्तराखंडी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग कुजीन्स के अलग अलग शेफ्स हैं। साउथ में साउथ के शेफ्स हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। हर एक रीजन का एक अलग अलग पैरामीटर है, बट यस मोस्टली अगर हम इंडियन, क्योंकि हम एज ए नॉर्थ इंडियन हमेशा बात करते हैं, तो हम अगर नॉर्थ इंडियन की बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड से मैक्सिमम शेफ्स करेंगे जो इंडियन कुजीन के अंदर बात करते हैं। जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर नेपाली मिलते हैं। तो ये फ़र्क आता है। कुछ है सर रिकमेंडेशंस हैं अगर पैन एशियन किसी को ट्राई अच्छा करना है, ऑथेंटिक एकदम, तो उसके लिए कुछ है आपके पास? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। देखिए, अगर आप 5 स्टार की बात करें, अगर आप पैन एशियन में जाते हैं तो मेगू एक रेस्टोरेंट है लीला का, वेरी गुड रेस्टोरेंट। स्टैंड ऑन के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे अगर आप जापनीज़, मैं अपने ही बता देता हूँ, जैसे अगर आप जापनीज़ इज़ाकाया की बात करें, कॉलमी 10 करके नाम है रेस्टोरेंट का, इन वसंत विहार। अच्छा। तो वेरी डिफरेंट कुजीन। तो उस तरीके से गप्पी बाई आई, जैसे मैंने बोला, वो ऑलमोस्ट 15 साल से चल रहा है। जापनीज़ फूड है लेकिन इंडियन पैलेट के ऊपर बहुत सूट करता है, वो चल रहा है। अगर बर्मा की बात करें, यम चा की बात करें, तो किस कुजीन यूमी सर मुझे बहुत यूमी है आपका, तो वो आपका पैन एशियन, वाइडर पैन एशियन है, वो ओवरऑल कवर करते हैं। मामा गोतो है जो कवर करते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जैसे कॉलमी 10 इज ए स्पेशलाइज्ड जापानीज रेस्टोरेंट, मेगू इज ए स्पेशलाइज्ड जापानीज एशियन। तो उस तरीके से अगर हम इवॉल्व करें तो क्लाइंट के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है कि वो कहाँ जाना चाहता है, आज उसका क्या मूड है खाना खाने का। अभी हमने एक रेस्टोरेंट खोला है, शी इज हियर, इट्स ए जापानीज एंड इटालियन, इट्स कॉल्ड वाफू कुजीन। फर्स्ट टाइम वी हैव ओपन इन गुड़गांव। फ्यूजन है। तो फ्यूजन नहीं है क्योंकि ये कुजीन है। फ्यूजन क्या होता है, जब कोई कुजीन नहीं होती, आपने, देयर वाज वन रेस्टोरेंट, में नाम नहीं लूंगा, बट वो पास्ता के ऊपर दाल मखनी डाल देते थे या पास्ता के साथ बटर चिकन कर देते थे। ये कोई कुजीन नहीं है एक्चुअली में, ये कोई कुजीन नहीं है। बट अगर हम पेरू की बात करें, पेरुवियन कुजीन, तो जितने जापानीज पेरू में जाके शिफ्ट हुए और उन्होंने उस इंग्रेडिएंट्स को अडॉप्ट किया, वहां से वो पेरुवियन कुजीन बनी। तो पेरुवियन वाज अ cuisine which is adopted by the Japanese people with the local ingredients, and that's how it become Japanese Peruvian. Achha. So that kind of restaurant I opened in Delhi called Hiki. Okay. So same like Wafu is the people from Japan who shifted to Italy, or the Italian people who shifted to Japan, they crossbreed, and then the cuisine which has evolved was become Wafu, which is a mix of Japanese and Italian. Wow. So that is not a fusion, that is a cuisine which we are taking it forward. तो फ्यूजन, क्योंकि क्या है कि फ्यूजन को इतना कंफ्यूजन बना दिया कई शेफ्स ने, तो वो लोगों का मिथ खराब हो गया। लोगों ने, मतलब इतने अतरंगे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि अभी मतलब मैगी के ऊपर गुलाब जामुन डाल के तो आई मीन मतलब वो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक दैट इज ऑल सोशल मीडिया, दे आर नॉट रियलिस्टिक नंबर्स, राइट, यू नो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक फ्यूजन नहीं है। वी एज ए प्रोफेशनल शेफ्स वी आर इनटू कुजीन फॉरवर्ड, ingredient forward. We talk about ingredients today. हम ingredients के साथ cuisine बनाते हैं. सही बात है. So my all new restaurants which we are doing is ingredient forward. We are not any particularly कि जैसे हम एक ingredient उठाते हैं, let's say portobello mushroom या कोई corn ले लिया जो हम भुट्टा करते हैं. अब इनकी कोई recipes नहीं है. But what we do is we create recipes कि इस कॉर्न के साथ क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट यूज हो सकता है। क्या वियतनाम की अगर डिश बनानी है तो इसके ऊपर हम कौन से वियतनामीज इंग्रेडिएंट के साथ सॉस बनाए जिसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। या अगर मुझे थाईलैंड की कोई डिश बनानी है या मुझे कोई कोरियन डिश बनानी है, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ एक ही इंग्रेडिएंट कैसे वेरी करता है विद द स्पाइसेस।
वो हम क्रिएट करते हैं. राइट. So that has become the future of, आप जितने टॉप शेफ्स ले लीजिए, they all talk about this. Ingredient forward. Globally they want to. There's no particular cuisine they want to follow. ओके. Ingredient, आज की डेट में key is ingredient. राइट. आपके सर बहुत ही जनरल क्वेश्चन, आपके सबसे 3 फेवरेट इंग्रेडिएंट्स बता दो. जापानीज क्यूजीन के अंदर ही बता दो या तो. मतलब keeps changing, but जिनके बगैर जैसे काम नहीं होता. मेरे लिए yuzu juice, जो yuzu is a Japanese lemon, very अच्छा. expensive. इंडिया Yuzu? में yuzu. ओके. तो yuzu एक जापानीज लेमन है. अच्छा. और यहाँ पे yuzu जूस के फॉर्म में आता है बॉटल्स के अंदर. अच्छा. एंड इट्स वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज अ लीटर. अच्छा, इतना एक्सपेंसिव है. यस. तो आप सोचो कि इतना महंगा है. ओरिजिनल क्वालिटी अगर आप लोगे तो दैट आई यूज अ लॉट इन माय रेस्टोरेंट्स टू ब्रिंग दैट नाइस फ्लेवर्स. अच्छा. सेम वे आई यूज अ लॉट ऑफ फ्रेश वसाबी, which is again not available powder form में. जो में green powder मिलता है, that is actually not wasabi, it is just a green powder. Horseradish का बनता है, but actual wasabi जो है, it's very limited editions available in across. और जितनी premium quality होती है वो best of the restaurants में चली जाती है. तो यहाँ पे भी अगर आप एक छोटी सी इतनी horseradish अगर आप मंगाएंगे, इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है वो 25,000 से 30,000 रुपये का चल रहा है 1 किलो फ्रेश वसाबी का. अच्छा, तो वसाबी पाउडर में ही आती है इंडिया में? इंडिया में पाउडर में आती है और एक पेस्ट फॉर्म में भी आती है जो ग्रीन कलर के होते हैं. अगेन क्वालिटीज वेरीज, बहुत सारे हैं, आप कौन सा करते हैं. और एक फ्रेश फ्रोजन आती है, मतलब फ्रेश वसाबी को ग्रेट करके फ्रोजन कर दिया जाता है. अच्छा. और वो पैकेट्स में आती है. तो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम रेस्टोरेंट इस वक्त हैं वो या तो फ्रेश वसाबी यूज करते हैं जो गेस्ट के सामने होता है, और या फिर वो फ्रेश फ्रोजन को यूज किया जाता है. अच्छा. तो उसके ब्रांड आते हैं जो हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं. बट अगेन वो रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट डिपेंड करता है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाती है. आप एक चीज जो 10 रुपए में खरीद रहे हो और एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में वो आप 500 रुपए में खरीद रहे हो, तो वो पैसा तो कस्टमर ने देना है. सही बात है. और वसाबी हो गया, यूजू हो गया, एंड आई थिंक वन इंग्रेडिएंट इज मीजो पेस्ट. मीजो पेस्ट. मीजो इज अ फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट. इट्स सो वर्सेटाइल, इट इज सो उमामी. तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं एक्चुअली. मतलब मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ मीजो पेस्ट अवेलेबल हैं जापान में. अच्छा. मतलब और भी ज़्यादा हैं, बट मैं कह रहा हूँ जो कॉमनली यूज होते हैं, जो शेफ्स यूज करते हैं. इंडिया में तो हार्डली 5-7 ही आते हैं जिस पे हम काम करते हैं. बट व्हेन आई वाज अब्रॉड आई यूज टू वर्क विद लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो ये आई थिंक ये 3 कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो अभी करेंटली, बिकॉज रिसेंटली आई एम वर्किंग इन लॉट ऑफ दीज जापानीज स्पेसेस. तो ये मेरे 3 कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ आई लव टू क्रिएट न्यू flavors, new dishes which are cuisine for front work, but still they are more ingredient forward with these ingredients. Right. तभी I think तभी expensive होता है comparatively Japanese food. हाँ, क्योंकि अब ingredients भी expensive हो गए हैं actually. मतलब आज से 10 साल पहले जो ingredients आते थे और आज जो आ रहे हैं उनमें बहुत difference है. फिर गवर्नमेंट टैक्सेस ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, import duties, तो चीज़ें धीरे धीरे getting expensive, and that's why हम कहीं पे मैं बात कर रहा था अभी पीछे, that hospitality and this restaurant business will become more expensive in the future. It is not going to कि लोग बोलते नहीं इसको और सस्ता करो. Good restaurants will become more, the dining will become more luxury. लोग जो कहते थे कि हमें ट्रैवल करना है, I want to spend 10 lakhs on my this. Today you also spend 1 lakh rupees on your dinner. Because that's become your luxury experience. Right. I did one of the private events अभी very recently in a city in Indore. मैम का बर्थडे था, won't name the lady. अब उनके पास सब कुछ है. मतलब हस्बैंड क्या ही गिफ्ट करेगा, फरारी ऑलरेडी है, डायमंड रिंग भी दे देगा, 5 करोड़ 10 करोड़ ऑलरेडी है, क्या दोगे आप. So they wanted to create an experience. So they personally called and I created a one teppanyaki experience for them. Acha. Which I have done 5 years at, I was telling you at TK's. So we did for 6 people, for the family members, exclusive 8-course meal from that one teppanyaki. So the whole family was sitting in front of me and I was cooking with my helper to do the juggling, to do the... That is an experience. People are spending lakhs and lakhs of money. हाँ, experience के ऊपर तो people love to spend. So that is where the luxury dining is moving ahead. Right, right.
और तभी बड़े सारे लोग पूछते हैं यार ये 8 सुशी 1500 रुपए की आ रही है। क्योंकि वही इंग्रेडिएंट्स है। आंसर है अब आप बासमती राइस से सुशी 300 रुपए में खिला रहे हो क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है। जो जनता है वो जाती है, कोई देखते हैं। आप स्ट्रीट फूड के ऊपर देख रहे हो, आप देखो वो बना कैसे रहे हैं, वो खिचड़ी चिपका रहे हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया उनको वायरल कर देती है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये थोड़ा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। अब देखो वो बना क्या रहे हैं, मतलब कहीं देख लिया बनता हुआ, यूट्यूब से उतार लिया और हमने एक ठेले पे किसी शहर के अंदर हमने वायरल कर दिया जी हम सुशी बेच रहे हैं 300 रुपए में। आप देखो तो सही वो क्या बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स वो टॉप क्वालिटी के नहीं होंगे ना उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो इंपोर्ट करे जाते हैं, तो आप बना ही नहीं सकते। आप पूछो एक सुशी जो बन रही है वो स्ट्रीट के ऊपर, खुले मैदान के ऊपर, जहाँ धूल मिट्टी कैसे हो रहा है, आप कैसे बना सकते हो? थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। राइट, सही तो बात ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम बिकॉज दैट्स देयर बिजनेस। ऑफ कोर्स जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी वो दिखाना चाहते हैं, अप टू देम। बट सुशी जो एक्चुअल है इट्स एक्सपेंसिव, इंग्रेडिएंट्स आर एक्सपेंसिव एंड इट्स अ स्किल। जो लोग इसको बना रहे हैं दे लर्न दिस स्किल बिकॉज इन जापान skills are not gained in years, it gained in years and years. मतलब अगर आप सुशी राइस तक अगर आपको बनाने के लिए पहुंचना है, वहाँ पे सिर्फ राइस धोने के लिए 10 साल लगते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या होता है, 2 महीने बाद क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट है, हम कहते हैं बेटा छोड़ मत कर, तू सीधा राइस ले, देख ऐसे ऐसे इसको लगाना है और ऐसे रोल कर दे। और वो शेफ 3 महीने बाद बोलता है मैं सुशी शेफ हूँ। So that is the difference when you talk about international and when you talk about us. तो इसमें हमारी भी गलती है। We accept as a chef that's because demand और जो supply का जो ये ratio है ना, ये इतना ज़्यादा है कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। सही बात है। And that's why I say कि colleges में जो curriculum हमने बात की, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा workout किया जाए, there is a tremendous growth for the students to come join the colleges and they have like opportunities in their hand. उनके सामने जॉब की लाइन लगी हुई है अगर वो अपनी स्किल्स डेवलप कर लें। कॉलेजेस शुड डेवलप स्किल्स इन द किड्स, नॉट अ करिकुलम की ये 1 साल का कोर्स पढ़ाना है हमने और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, यू हैव टू गिव देम स्किल्स। बड़ी बड़ी बातों में नहीं कि हम आपको फ्रांस के कॉलेज में इंटर्नशिप करा देंगे, कोई फायदा नहीं है। वो ठीक है अमीर बच्चों के लिए इस फाइन के बच्चों को बाहर भेजना है, एक टैग लग गया, एक टैग लगा दिया जी, लड़का और द लॉ से पढ़ के आ गए। आपके पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंडिया में सब कुछ है, आपके पास अच्छे शेफ्स हैं। वो जो टैग है ना कि गोरा ही आके आपको सिखाएंगे, आज भी हम बाहर के शेफ्स के ऊपर डिपेंड हैं। आजाद हुए हुए कितने साल हो गए हमें, बट हम वो मेंटालिटी से आजाद नहीं हो पाए। राइट, मेंटालिटी से आजाद होना जरूरी कि है। अगर हम एक फॉरेन शेफ के साथ काम कर रहे हैं तभी हमारी वैल्यू ज्यादा है। आप आज देखो ना, आज की डेट में ट्रेंडिंग क्या है, बाहर से शेफ्स को बुलाते हैं और मिशलिन शेफ्स को बुला के पॉपअप कराते हैं, 50-50 हज़ार रुपए का डिनर बेचते हैं। क्या हमारे शेफ्स नहीं कर सकते? क्या आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको लगता है हमारा शेफ की वर्थ वैल्यू नहीं है, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन अवर हॉस्पिटैलिटी। राइट, ये सही बात बोली। और यही शेफ हम जब बाहर जाएंगे और इंडियन बनाएंगे तो वो हमें वो करते हैं। लेकिन एक शेफ जो, जैसे मैं जापानीज शेफ हूँ, अगर मैं जापान में जाके करूँगा जापानीज फूड, दे विल नॉट वैल्यू मी। अच्छा, चाहे मैं कितना ही अच्छा शेफ हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए जापानीज शेफ इज मच बेटर ऑलवेज। हमारे यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ उल्टा है। माइंडसेट ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये स्लोली चेंज होना बहुत ज़रूरी है। टॉप शेफ्स, सेलिब्रिटी शेफ्स का बहुत रोल इसके अंदर, क्योंकि दे हैव अ वाइडर प्लेटफॉर्म टू स्पीक। एक्चुअली अब जब आपके पास प्लेटफॉर्म होता है तो उसका सही यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप खाली पर्सनल, मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर वी हैव डन ऑलमोस्ट 2 decades, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली टू ट्रेन न्यू शेफ्स, to guide them what is the future of this industry, how you can develop your skills, and that is where, and that can only happen when these kids will come to us and learn, and to represent India, and to represent on a global platform, at a global platform. I was representing, I've done multiple times in global platforms representing India. Government of India have called me. I was doing
जब हमारा मिलेट्स ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे थे 2023, तो आई वाज सेंट टू कीनिया टू डू अ फेस्टिवल ऑन मिलेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म। तो ऐसे फिर मैं इटली भी जा चुका हूँ, ऐसे वेरियस कंट्रीज आई हैव रिप्रेजेंटेड। तो वो तभी आता है जब आप एक स्किल डेवलप कर लेते हो, आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड देन ओनली यू reach to that level to represent that. Right. That is, but it takes time, it takes skills, it needs patience. This course. industry needs a lot of patience. Right. And a lot of chefs are doing this also. Like अगर विकास खन्ना की बात करें, I think he is doing a great job. Like New York में his restaurant Bungalow. Yes. And the main thing is the story he tells. Story through his food, restaurant. yes, basically. through his restaurant. Personalize. आप देखो personalization कितना है. Exactly. Chef is always there. Whenever he's traveling. But whenever he's there, he meets, he greets every person who comes to his restaurant. Right. That is the beauty of his person. And I think food जो है वही कहते हैं ना, एक emotion है. Yes. India makes an emotion. Right. It connects. Right. तो वो कितनी बड़ी बात है, मतलब Absolutely. आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक स्टोरी बता रहे हो दुनिया को अपने रेस्टोरेंट के थ्रू. तो lot of chefs are doing and support each other. I think now the top chefs have become together and supporting each other. क्योंकि वो कंपटीशन नहीं रहा है. पहले क्या था कि टू मच ऑफ कंपटीशन था. आप मेरा एक इवेंट हम करते हैं, कहीं गुम ना हो जाए, हमारा 9th सीजन शुरू हो रहा है, हम उसके अंदर लॉस्ट रेसिपीज को रिवाइव करते हैं. We do it from 20 cities and this time we are going 3 international. So one of my founder was along, he was in at Bangla, and Chef Vikas met, and he also sent a beautiful message that I would like to support. Last year we have Chef Sanjeev Kapoor, Padam Shri, Chef Sanjeev Kapoor with us, and many more big chefs like Chef Manjeet Gill, Padam Shri, Pushpesh Pant. These are all part of my this Kahin Gum Na Ho Jaye. So now they all wanted to support the good cause of it. Right. Because we are developing something for the hospitality, for the future of the industry, not personal. Kahin Gum Na Ho Jaye ka motto is to reach out to the public to bring out recipes which are going flat. लोग जो बना नहीं रहे. And trust me, we have found such amazing, even the legendary chefs. ये हमने जिंदगी में, कोई इतने साल हो गए मैंने आज तक नहीं देखा. Because कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना, लेडीज के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था. Right. वो एक कंपटीशन नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म. I think it's a very good initiative. Yes. So once you see that, so why these chefs are supporting us? Because we are coming as a community. Chef Sanjeev has sent us a beautiful message because they all wanted us to be a part with us season 9, and we wanted to make it grow for the betterment of this industry. Season 9 इसका of कहीं गुम ना हो जाए. So आप सोचिए, हम 8 साल से हमने इसको किया, इतना हर साल 20 सिटीज में जाके 1 साल लगता है हमें पूरा इसको डेवलप करने में. अब हमारा सीजन 9 हमने अब इसका अनाउंसमेंट किया विद द शेफ संजीव के नोट से, एंड नाउ द फिनाले विल हैपन इन फेब एंड मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. अच्छा. तो अब ये नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में वी गो अक्रॉस ऑल सिटीज, कोऑर्डिनेटर्स, सबको लेके आना, फिर दिल्ली में फिनाले करना. तो इट्स अ बिग चैलेंज, एंड व्हाइल वी आर वर्किंग, नॉट ओनली डूइंग, बिकॉज it is just a charity. We are not making any money out of it. We are not putting any money out of it. It's just pure sincerity that we want to give back. Our tagline is also let's give back. So as a chef, it's our duty and responsibility to give back to the society what we have learned. नहीं तो हम कहाँ लेके जाएंगे? हम अपने साथ ही चले गए तो हमारी लेगेसी तो हमारे साथ ही चली गई. राइट. तो लॉस्ट रेसिपीज ऐसे हर एक स्टेट की. यस. वाओ. सो वी हैव अ बुक. बता सकते हो कुछ, कोई ऐसी आपने डिस्कवर करी हो थ्रू योर मतलब बहुत टाइम पहले, जैसे आप उसमें अलग अलग कुजीन से आ रहे हैं, जैसे कोई बंगाल का, हम अभी बुलंदशहर गए थे. मतलब मैं अमेज हो गया. बुलंदशहर में जाके 25-30 लेडीज घरों से बाहर आई. अच्छा. और उस इवेंट में अपना खाना बनाया. मैं तो बस उतने में ही अमेज था. अच्छा. कि जहाँ घूंघट में लेडीज रहती हैं बुलंदशहर में, इन ए सिटी, वो इस तरीके से अपने खाने को दिखाना चाहती हैं. उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था. तो वहाँ के मिनिस्टर्स ने हमें काफ़ी हेल्प की, और जब हमने उस जगह पे इवेंट किया तो एकदम शॉक हो गया कि यार ये खाना क्यों नहीं है रेस्टोरेंट्स में. अच्छा. तो क्या बनाया था सर? मतलब लोकल बुलंदशहर के उनकी रेसिपीज, ऐसा भी मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है,
लेकिन मतलब बड़ी अच्छी थाली, हमारा कॉन्सेप्ट चलता था वो थाली सिस्टम था। तो जो बुलंदशहर में यूपी और उसका उन्होंने अलग अलग सबने, जो वहाँ लेडीज शिफ्ट हो गई, जैसे मैंने बोला कि अलग कुछ थे जो कश्मीर से बुलंदशहर में आ गई मैरिड होने के बाद, तो उसने वहाँ पे कश्मीरी खाना बनाया। अच्छा। क्योंकि वो अपने देश, अपनी सिटी को मिस कर रही थी, तो उन्होंने कश्मीर खाने को प्रेजेंट किया कि मैं यहाँ रहती हूँ और मैं किस तरीके से इस सिटी के अंदर इस खाने को डेवलप करना चाहती हूँ। अच्छा, तो एक तरीके से फ्यूजन था खाना, प्योर कश्मीरी वेजिटेरियन फूड। अच्छा। लेकिन वो रहती बुलंदशहर में। अच्छा। अब हम हमेशा क्या सोचते हैं, कश्मीर में जो होगा वही कश्मीरी खाना बना सकता है। लेकिन जो अगर माइग्रेट हो गया, जिसका बॉर्न एंड बॉटम कश्मीर है, लेकिन वो 20 साल से बुलंदशहर में है, बट उसका कोर तो कश्मीरी रहेगा ना, एंड दे गो होम एंड दे मेक, तो वो खाना उस तरीके से है। तो हम अलग अलग सिटी से रिवाइव कर रहे हैं कि कश्मीरी खाना भी आ रहा है, बंगाल से भी आ रहा है, कुछ यूपी का भी आ रहा है, लखनवी भी आ रहा है, साउथ इंडिया का भी आ रहा है, और हर बार विनर्स जो हैं अलग अलग, मतलब इतने डिटेल में आते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यू मस्ट, आई विल इनवाइट यू फॉर माय नेक्स्ट वन डेफिनेटली। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से स्टेट्स के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इतने ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ ऑल अराउंड द ईयर रहते हैं, तो उस हिसाब से उसको निखारते हैं। मतलब अमेजिंग लर्निंग है फॉर ऑल द शेफ्स, फॉर अस जिनको 25-25 साल हो गए, लेकिन हमारी कुजीन क्या है, हम एक स्पेशलाइज्ड शेफ्स हैं, और वो लोग घर के अंदर अपनी दादी नानी के साथ काम करके सीखते हुए आ रहे हैं। तो वो ही हमारा काम है, तो वो एक मिशन है। राइट। इट हैज नथिंग टू डू, इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट इज अ मिशन टू रीच आउट टू द पब्लिक। राइट। सर, एक चीज़ ना मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी लगी, आप सारे शेफ्स के अंदर ना बहुत यूनिटी मुझे दिखाई दी। मतलब आपस में ना कम्युनिटी में यूनिटी कह लो, या ये कह सकते हैं कि बहुत सपोर्ट है आपस में। तो ये भी देखिए क्या है कि लास्ट फ्यू इयर्स में ही हैपन हुआ। पहले क्या होता था कि हर एक को एक कंपटीशन लगता था, या मैं अपना काम, बट मुझे धीरे धीरे शेफ्स, अगेन इट ऑल कम्स विद द माइंडसेट। जब शेफ्स ने देखा यार मैं तो जापानी शेफ हूँ, वो इंडियन शेफ है, हमारे कुजीन में कोई वही नहीं है, अगर किसी को इंडियन शेफ का खाना बनाना है वो इंडियन शेफ के पास जाएगा, जिसको जापानी शेफ बनवाना है वो मेरे पास आएगा, तो वो तो मेरा भाई है, ही इज नॉट माई कॉम्पिटिटर। तो ऑल द शेफ्स हैव कम टुगेदर। काम इतना है कि आप सबके पास काम है, इट्स तो यू हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी तभी बढ़ती है जब आप एक साथ होते हो। कभी भी इंडिविजुअली आप बढ़ा नहीं सकते। आज मैं भी अगर शेफ हूँ तो आई हैव अ टीम ऑफ शेफ्स हु वर्क विद मी। राइट। एज ए इंडिविजुअल आई माइट बी वेरी गुड, बट एक सर्टेन पॉइंट तक आई कैन डिलीवर, राइट। एक इंडिविजुअल बंदा कितना डिलीवर कर सकता है, आपको एक टीम चाहिए। तो एज ए बिगर पिक्चर के अंदर हॉस्पिटैलिटी में द ऑल टॉप शेफ्स हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर। सही बात है। आज नहीं तो मेरे को शेफ विकास खन्ना क्यों मेरे एक इवेंट के लिए मैसेज डाल देंगे। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस कि ही इज सेंड अस अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑन अ वीडियो। But today, because we are connected, we respect each other, we understand that we all have to come together to grow this industry. It is no longer about individual thing. It is all about how you grow businesses, how you develop the community for the future after 10 years. What the young generation as an industry, when we are leaving, what we are leaving behind for our younger generation. क्योंकि ये हमारी जनरेशन में मिस है। सही बात है। हमारे सीनियर्स ने हमें नहीं छोड़ा कुछ, लेकिन टुडे आवर माइंडसेट्स आर ओपन माइंडेड। वी वांटेड टू टीच मोर एंड मोर टू आवर यंग जनरेशन। इट्स वेरी सिंपल लॉजिस्टिक। इफ माय लॉजिक इज, इफ आई हैव टू रन 10 रेस्टोरेंट्स, आई कैन नॉट बी एट 10 प्लेसेस। सही बात है। आई कैन ओनली बी एट 1 प्लेस। For me to grow, I have to give my knowledge to that particular restaurant. अपने टीम को तो नॉलेज ट्रांसफर करनी पड़ेगी। I cannot save my recipes. I have to teach them this recipe कि बेटा इस रेस्टोरेंट का खाना ऐसे बनेगा। Then I move to another restaurant. I make another 100 new recipes. I teach to that team. I move to another restaurant. Then only I can run 10 restaurants. Otherwise, I have to be present. Oh, my recipe कोई चुरा ना ले, और मैं किसी को दूंगा नहीं. How does it work? Logically, it will not work. So today, that's how we grow. We teach, we train, and that's somehow little missing. My request is to all the chefs is that please
कीप ट्रेनिंग योर टीम। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कहते हैं कि हम तो अपनी रेसिपीज बताएंगे नहीं, हम आगे बता नहीं सकते, तो वो वहीं पे टिके भी तो रहते हैं ना। हाँ। वो फिर 40-40 साल एक ही रेस्टोरेंट में ही टिके हुए हैं। देयर इज नो ग्रोथ, राइट। एंड वो कभी इंडस्ट्री को भी नहीं बढ़ा सकते सही क्योंकि बात उनका है सर। माइंडसेट नहीं है। आवर टॉप शेफ्स जो हमारी कम्युनिटी है, जो मैं अगर अपने अराउंड द शेफ बोलूँ, वी आर वेरी वेरी ओपन, वी वांटेड टू ग्रो अवरसेल्फ, क्योंकि द मोर आई टीच द मोर आई वांटेड टू लर्न मोर, सही बात देन ओनली आई कैन टीच, राइट? तो आई ट्रैवल फॉर दैट, I have to travel to learn more. I come back, I teach more. And that cycle then rotate yourself. The more you give teaching, learning, you have to have the curiosity to learn more because you have to develop more. सही बात है सर। सर अच्छा, अब ना एक टॉपिक और मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्निशन शेफ्स को, जो कि अब बढ़ गया है। संजीव कपूर हमारे पहले पद्मश्री शेफ रह चुके हैं। बिल्कुल सर, इसके बारे में भी बताइए, अब कैसे गवर्नमेंट भी अब शेफ्स को इंक्लूड कर रही है, ऑनर किया जा रहा है शेफ्स को। तो देखिए क्या हुआ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो शेफ विनीत कोचर, अतुल कोचर, विनीत भाटिया सॉरी, अतुल कोचर, एंड देयर आर मेनी शेफ्स लाइक विकास खन्ना, इन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इन 2000 से अगर हम बात करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को सर्व करना शुरू किया, लोगों ने पहचान बनानी शुरू की, मिशलिन गाइड आई, मिशलिन रेस्टोरेंट्स बन गए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव शेफ गरिमा अरोड़ा। तो अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने भी इनको कहा कि यार नहीं, ये जो प्रोफेशन है ये काफ़ी टाइम से इग्नोर था, आज ये प्रोफेशन एवरीबडी वांट्स। आज डॉक्टर भी एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, बट क्या एक शेफ डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रोफेशन इतना बड़ा हो गया, लोगों को इतना एक्साइटिंग लगता है, एवरीबडी वांट्स टू डू दिस। तो जिस तरीके से आज की डेट में शेफ्स ने मेहनत की है और इसको ग्लोबल आइकन बनाया है, अपने खाने को वर्ल्ड के हर बेस्ट कोने तक लेके गए हैं, तो आई थिंक दैट जो रिकग्निशन है इज़ वेल डिजर्विंग, एंड आई थिंक थोड़ा सा लेट आया है, बट आई थिंक आया तो है। Now with the government, Padam Shri has become a part of it, that chefs is a part of it. So I think it's a great, and also for us, maybe I don't know who will get where, when, but it is a motivation for all of us that we have to do good things, better things in life. Right. And that is our motivation, that I want to achieve that Padam Shri. And the people who have achieved this has done so much for the country, not for themselves. They have done for the country, to raise the bar of food in the global market. So I think that is the motivation. Right. That is what we wanted to do now. I think, and that is very important, and all awards are all rewards. So I think it is a great move by the government of India to recognize chefs on such platforms, and this is all because of chefs like Chef Sanjeev Kapoor. तो वो आई थिंक, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा नाम पहले उन्हीं का आया था, शेफ संजीव कपूर। बचपन से देखते हैं, बचपन से हम वी ऑल, तो आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे टाइम पे उनका शो आता था और उस वक्त मैंने कहा यार चलो लेट्स जॉइन होटल मैनेजमेंट। तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है विदाउट एनी डाउट। ही हैज डन सो मेनी, यू नो, and I'm privileged that I've done so many events with him, being a part along with him, and he is a part of our event, and so I think it's such a work with, learn so much from this legendary chefs, मतलब Chef Manjeet Gill, Chef Sanjeev Kapoor, and there are so many of that. Sir, 90% रेस्टोरेंट्स ना जितनी जल्दी खुलते हैं उतनी जल्दी बंद हो जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं ना, जैसे सबसे पहले स्टार्टअप का आइडिया आता है तो आता है यार मैं अपना कैफ़े खोल लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, बट उसके पीछे की मेहनत नहीं पता। और ये चीज़ प्रूवन है कि सबसे मुश्किल बिजनेस जो है वो F&B है। वो, हाँ एग्जैक्टली, 90% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, नहीं सस्टेन कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है सर? देखिए क्या है कि F&B ना बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, तो लोगों को लगता है ये शॉर्टकट मनी है, कि आज मैंने 10 रुपए लगाए तो मुझे 2 दिन बाद ही 100 रुपए मिल जाने। सही बात है। जबकि ये इंडस्ट्री बहुत पेशेंस वाली इंडस्ट्री है। इसमें पैसा जो है ना,
रिकवर कम होता है, रोटेट ज़्यादा होता है। तो आप जो कमा रहे हो वो आपको वापस घुमाना है, विच पीपल डोंट नो। देन सेकंड आता है कि हु आर द पीपल इन्वॉल्व। अब आप कोई इनएक्सपीरियंस शेफ्स जो 2-3 साल का खुद काम सीख रहे हैं, उनसे आप कंसल्टिंग करा लो। और आज की डेट में ऐसे मार्केट में बहुत हैं, क्योंकि सबको सस्ता चाहिए। तो वो 5 करोड़ रुपए अपने रेस्टोरेंट बनाने में लगा देंगे, लेकिन एक जो बैकबोन है, एक रेस्टोरेंट की बैकबोन क्या होती है? शेफ, किचन। क्योंकि आप अच्छा रेस्टोरेंट तो बना सकते हो, आप एक बार आ जाओगे, बट अगर वहाँ खाना अच्छा नहीं हुआ तो आप दोबारा नहीं आओगे। वो आपके 5 करोड़ आपके लिए जीरो हैं। लेकिन अगर आपने अपनी किचन अच्छी बनाई है, आपने अपना शेफ अच्छा रखा है, तो वो आपको रिकरिंग अमाउंट एक देता रहेगा और उस रेस्टोरेंट को चलाता रहेगा। दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे फेल टू understand that kitchen is the backbone for any hotel, restaurant, anything you talk about, cafe। beautiful बनाना जरूरी है। आपको एक अच्छा environment चाहिए, एक अच्छा AC चाहिए, beautiful ambience चाहिए, you want to bring with your families, एक comfortable seats होनी चाहिए, but एक अच्छा chef होना, एक अच्छा खाना होना, consistent food लेके आना, वो बहुत important है। और उसके लिए आपके पास एक experienced chef होना बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि लोग कंजूसी करते हैं शेफ्स को ही पे करने में, राइट? जबकि जो कि आपका मेन है, मतलब 5 करोड़ की जगह आप 5 करोड़ किचन में लगा लो, आप 1 करोड़ में फ्रंट बना लो, आपको फिर रिकवरी आ जाएगी। राइट। लेकिन आप 5 करोड़ अगर फ्रंट में लगा रहे हो और आप 5 लाख कहते हो कि किचन में लगाऊंगा, उनका सर्वाइवल बहुत रेयर होता है। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स दैट्स व्हाई शॉर्ट, क्योंकि उनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। आप जगह छोटी सी छोटी, आप कहते हो कि हमें धंधा करना है 1 करोड़ रुपए का बिजनेस, किचन आप बना के देते हो 300 स्क्वायर फीट, कैसे करोगे? और तभी बहुत ज्यादा जल्दी लोग चेंज भी करते हैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि बहुत जल्दी चेंज होती है। नहीं है ना, आप छोटी सी किचन में हो, लोगों को आदत होती है बड़ी किचन में प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ काम करने के लिए। अब आपसे डिलीवरेबल तो मांग रहे हैं कि आप रोज 12 घंटे काम करके बिजनेस 1 करोड़ का बनाओ, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास यूनिफॉर्म्स नहीं है काम करने के लिए, आपके पास कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बैकएंड फैसिलिटीज नहीं है, ना आपके पास HR है, ना आप किसी को बोल सकते हो। दैट्स वेयर द पीपल मूव टू होटल्स, जो हम इनिशियल बात कर रहे थे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, दैट restaurants are still a very unorganized sector and hotels are organized sector। वहाँ आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो अपने चीज़ों को लेके, लेकिन प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं, आपका टाइमिंग है, 9 बजे घुसना है तो 9 बजे ही घुसना है, उससे पहले पंच होटल्स के अंदर आपको यूनिफॉर्म में जाना है, आप यूनिफॉर्म के पास जाओगे, वहाँ से आपको धुली धुलाई यूनिफॉर्म मिल जाएगी, आपको गए, आपने काम किया, ड्यूटी टाइमिंग करके आप आउट हो गए। रेस्टोरेंट में नहीं है, रेस्टोरेंट में आपके किचन में एक नाली बंद हो गई है, अब आपको ठीक करानी है, बाहर से बंदा बुलाओ, कोई मेंटेनेंस का बंदा हो, तो ये फैसिलिटीज जो है लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये इसके लिए लोग जॉब बड़ी जल्दी स्विच कर लेते हैं और कहते हैं यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है, लेट्स गो बैक टू होटल्स। तो इसलिए होटल शेफ्स cannot survive in restaurants and restaurant chefs cannot survive in hotels क्योंकि उनको वो आदत नहीं होती कंफर्ट की। सही बात है। होटल वाले जो होते हैं वो कंफर्ट में सब कुछ, बस एक फोन किया मेंटेनेंस वाला आ गया, यूटी को बोला उसने बर्तन धो के दे दिए। यहाँ पे सब कुछ करना है आपको, राइट। आपको बर्तन भी खुद धोने हैं, आपके पास होती है, लेकिन आपको फास्ट पे, जब रेस्टोरेंट बिजी है तब आप खुद ही धो लेते हो कि इतना टाइम नहीं है मैं वहां तक भेजूं और वेट करूं, आप खुद ही एक वॉश किया और स्टार्ट कर दिया कुकिंग। तो दैट इज, बोथ लाइन्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, बोथ शेफ्स आर डिफरेंट। क्योंकि सर मैंने भी बहुत बार ये चीज़ मैंने डिस्क्लोज नहीं करी है वैसे पूरी तरीके से, कि मैंने भी सर्टिफिकेट 4 कर रखा है कमर्शियल कुकरी में। तो साइमल्टेनियसली मैंने अपने कोर्स के साथ किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने कुछ टाइम एज अ शेफ भी काम किया है अच्छा रेस्टोरेंट्स में। तो जब बिजी होता था एकदम, तो आपको फटाफट बनाना है, सब वॉश करना है, सारी चीजें खुद ही करनी है आपको। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे भी होता है, रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, एंड दैट इज द डिफरेंस इन ए होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस। राइट। और मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ हमारी जितनी कॉन्वर्जेशन हो रही है कि इनिशियली जॉब जो है आप अगर कर रहे हो तो इनिशियली होटल में करो, वो ठीक है, बेटर है।
मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू रीच कहीं पे एक स्टेज पे जहां आप कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, जैसे आपने 4-5 साल का होटल एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आप स्टैंड अलोन में उसके बाद अगर आप ग्रोथ करना एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, अगर आप उसके बाद एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा और Opportunities और अपॉर्चुनिटीज पे देखना चाहते हो और अपने आप को वर्सेटाइल करना चाहते हो कुजीन के साथ, तो आप फिर बढ़ सकते हो। राइट, बट कुजीन के ऊपर अपनी मास्टरी बहुत जरूरी है, सही बात है। स्किल के ऊपर बहुत जरूरी है। और एक ही क्यूजीन पकड़नी क्यों जरूरी है? क्या होता है कि अगर आप एज ए शेफ, हमारा जो फूड है ना बहुत वाइड है। अगर हम इंडियन की बात करें तो एंडलेस है। आई थिंक यू नीड एटलीस्ट 5 जन्म तो लगेंगे इसको समझने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक जन्म के अंदर कोई साउथ इंडियन भी बना लेगा, इंडियन भी बना लेगा, मुगलई भी बना लेगा, कश्मीरी भी बना लेगा, नहीं है पॉसिबल। बिहारी भी बना ले, क्योंकि एवरी कुजीन इज सो डिटेल्ड। एक कोई मेरे को बोलता है मेरे को बिहारी कुजीन आती है, क्या आता है जी? लिट्टी चोखा। 2 डिश बनाने से आप कुजीन नहीं जानते हो। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे शेफ्स हैं जो कहते हैं मल्टी कुजीन शेफ्स हैं, तो मैं उनका फोन ही नहीं उठाता हूँ। क्योंकि मल्टी कुजीन क्या होता है? एक चीज समझने से यू कैन नॉट बिकम। आपको एक सर्टेन पॉइंट तक लाइफ में पहले अपनी कुजीन को, जिसमें आपकी मास्टरी हो। आज मेरी मास्टरी एशियन कुजीन में है। मेरे को 25 साल लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 24 साल, टू इवन आई एम लर्निंग। मुझे आज भी बहुत डिटेल में बर्मीज खाना नहीं पता है। हाँ, थोड़ा बहुत पता है। जो हम मल्टी कुजीन की बात करें, वो मेरे लिए मल्टी कुजीन है मेरी कुजीन के अंदर। मुझे थोड़ा सा बर्मीज भी आता है, थोड़ा इंडोनेशियन भी आता है, चाइनीज़ भी आता है, जापानीज़ भी आता है। बट क्या हमें डिटेल्ड आता है? शायद नहीं, क्योंकि हमने जापान में तो जाके टाइम नहीं बिताया ना, 2 साल 4 साल। हर जगह का, चाइना में जाओगे अगेन 8 प्रोविंसेस, हुनान अलग है, कैंटनीज अलग है, कैंटनीज का अपना ही खाना कुजीन अलग है। तो आप कैसे सीख सकते हो एक टाइम में? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जो आदमी नहीं समझता ये बात, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? सो कुजीन की स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आई हैव मास्टर्ड इन जापानीज, एशियन, बिकॉज आई वॉज इन डिटेल। आई वर्कड विद जापानीज शेफ्स ऑलमोस्ट 10 years। एशियन के अंदर काम किया है। तो आपको पहले अपनी कुजीन पकड़ना बहुत जरूरी है, एंड देन लिटिल बिट ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। वो आपके काम के साथ आती है। आई वर्क फॉर ऑलिव, तो आई वॉज अ लिटिल यूरोपियन ऑल्सो। आई लर्न बिकॉज वो यूरोपियन रेस्टोरेंट था। उनके वर्टिकल में एक जापानीज रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं था, बट आई यूज टू हेड वर्टिकल ऑल्सो, तो आई लर्न दैट। फिर मैं ITC आया तो मैंने इंडियन भी सीखा वहाँ पे, क्योंकि इंडियन इज स्ट्रॉन्ग इन ITC होटल्स, तो मेरे को इंडियन भी सीखने को मिला। बट आज कोई मेरे को बोले कि आप कश्मीरी खाना बना दो, नहीं, मैं नहीं बना सकता। हाँ, मुझे पता है कि तबक मास कितना अच्छा होना चाहिए। दैट आई नो कि व्हाट इज द बेस्ट तबक मास। क्यों? क्योंकि मैंने खाया है। आई हैव ईटन, आई हैव वर्कड, आई हैव सीन कश्मीरी शेफ्स डूइंग, सो दैट इज अ नॉलेज। आई नो व्हाट इज द बेस्ट दाल मखनी, आई नो व्हाट इज द बेस्ट। उसकी फेमस है ना ITC की, बुखारा की। तो ऐसे बहुत सारे और शेफ्स भी बना रहे हैं। तो you can have a knowledge of knowing, okay, this is best or worst. वो knowledge होना जरूरी है, that is okay. Right. But अपनी कुजीन में पकड़ होना उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो आपकी कुजीन पे ही है, आपकी अपने स्किल पे है। सही बात अगर है। मेरी स्किल, किसी की, एक यंगस्टर बच्चा कहता है मैं आज सुशी शेफ बनना चाहता हूँ, और वो सुशी की स्किल नहीं करके वो क्या मैं इंडियन भी सीख लूँ, थोड़ा पास्ता बनाना भी सीख लूँ, कौन उसको लेगा? क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। वो मल्टी में घूमता है, वो इधर से उधर ही करता रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी स्किल शार्प होती जाएगी, एक्सपीरियंस, आप आंख बंद करके भी सालमन काट सकते हो, तब आपको लोग हायर करना शुरू करेंगे, तब आपको सैलरीज अपने आप बढ़ेगी। आई कैन क्लोज माई आईज एंड आई कैन कट अ सालमन। तो दैट आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट टेक्स टाइम, पेशेंस, तब टाइम लगता है। तो वो स्किल में जब आप मास्टर हो जाओगे ना, कोई आपको छू नहीं पाएगा। वो पेशेंस नहीं है आज की डेट में। लोग कहते हैं नहीं, ओ अच्छा थोड़ा सा डिमसिम भी सीख लेता हूँ, थोड़ा सा एशियन चाइनीज़ भी बना लेता हूँ, थोड़ा सा थाई भी कर लेता हूँ। तो उस चक्कर के अंदर हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्किल है, हम उसको समझ नहीं पाते कि यार मैं क्या डिमसिम का शेफ हूँ, मेरी स्किल क्या बहुत अच्छी है, क्या मैं 500 तरीके के डिमसिम बना सकता हूँ? नहीं, वो 4 ही डिमसिम बना रहा है या 8 या 10 बना रहा है, वो कहता है मैं डिमसिम शेफ हूँ। राइट। सो वो पेशेंस नहीं है ना, क्योंकि
और neither they have worked with the chefs like then probably. वो उतना ही सीख पाए हैं जितना उनको आता है. सही बात है. तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा वाइडर डिस्कशन है कि क्यों हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है. Why people are moving from one job to another. वो यहाँ से थोड़ा सा सीखा, 4 महीने बाद दूसरी जगह चले गए, वहाँ से 4 रेसिपी उठाई, फिर तीसरी जगह चले गए. आज की डेट में मेरे पास रेज्यूमे रोज कम से कम 50 मेरे को कॉल आती है, मुझे जॉब चाहिए. मैं कहता हूँ रेज्यूमे भेजो, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, कहीं पेशेंस नहीं है, कहीं बस वो 4 डिश सीख ली, चलो नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं. और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और आगे नहीं हो रहा है. एक शेफ का ये होता है चीज में मास्टरी थोड़ी कर पाओगे ऐसे. मास्टरी है नहीं. अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो तो आप आगे जाके उसको हेल्प करते हो दूसरे शेफ को. अगर मैं आज कोई जापानीज शेफ मेरे पास आता है कोई, या सुशी शेफ आता है, उसकी एक स्किल है, तो ही कैन वर्क विद मी एंड आई कैन डेवलप सम न्यू रेसिपीज, सम न्यू स्किल्स विद हिम. बट वो है ही नहीं किसी के पास. राइट. तो ओनली आई हैव टू टीच. जो हमारे पास है और जो हम सीख के आते हैं वही हमें टीच करना है, क्योंकि बाकी तो 4 महीने में भाग जाते हैं हमारे साथ. उनको लगता है 500 रुपए में दूसरी जगह जाके कुछ और मिल जाएगा. एंड देन दे कॉल बैक कि नहीं सर यहाँ मजा नहीं आ रहा शेफ, हमें अपने पास वापस बुला लो. ऐसे मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं. अच्छा. कि हमें जी यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हमसे गलती हो गई. बट वो फिर अलग बात होती है. फिर इट डिपेंड्स कि वो कैसे छोड़ के गया था, प्रॉपर नोटिस से दिया था. क्योंकि आजकल स्विच ओवर इतना ज़्यादा है, लोग सैलरी उठाते हैं गायब. अच्छा. तो डिसिप्लिन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. राइट. तो और मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है. मतलब मैं बहुत ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ मतलब वो कहते हैं यार हम शेफ ढूंढ रहे हैं यार, शेफ ही नहीं मिल रहा है, हमें शेफ ही नहीं मिल रहा है. मैं आपको शेफ्स की बहुत प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है. मैं आपको बता रहा हूँ, एक ओनर्स का मेरे को फ़ोन आया. उनका 4 दिन बाद रेस्टोरेंट खुलना था. अच्छा. वो किसी कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे थे. मतलब उनके पास 4 दिन में वो कह रहे हैं मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है और मुझे आप मेरे पास शेफ़ नहीं है, कैन यू हेल्प. मैंने कहा आप तो कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हो. कहते जी कंसल्टेंट भी शेफ़ नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा. सो इट्स ए ह्यूज चैलेंज, क्योंकि शेफ्स भी उन्हीं के साथ काम करते हैं जहाँ उनको अपना कुछ फ्यूचर भी दिखता है. हर कोई नए रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि लेट्स से मैं एक एस्टैब्लिश्ड रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ. मेरी एक सैलरी है 30,000 रुपये, मेरे को 40,000 ऑफर हुए, मैं नए रेस्टोरेंट में चला गया. बट क्या गारंटी है कि वो रेस्टोरेंट चलेगा नहीं चलेगा. वो 10,000 के चक्कर में जो मुझे 30 मिल रहे थे ना, वो भी चले जाएंगे. क्योंकि जब आप 40 पे गए आप डिजर्व नहीं करते थे. आप 30 से 40 डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि अप्रिसिएशन इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आप जब कंपनी में 1 साल करते हो तो आपको 10%, 20%, 30% का इंक्रीमेंट मिलता है. राइट. तो वो एक पीरियड में स्पेंड करने के बाद मिलता है. बट अगर आप शॉर्ट टर्म में सीधा 30 से 40 चले गए और 40 से जब आप वापस आओगे तो वो शेफ आपको 30 भी नहीं रखेगा, क्योंकि आपने जंप किया था. तो ये प्रॉब्लम आ जाती है. राइट. राइट सर. अच्छा सर, अब थोड़ा और पीछे जाते हैं. चांदनी चौक में आप बड़े हुए, ठीक है, और आप पैन एशियन शेफ बन गए. मतलब कैसे आपने सोचा? नहीं, मैंने सोचा नहीं एक्चुअली. ये तो एक मैं कहूँगा कि विद द फ्लो ही हुआ एक्चुअली. क्योंकि मेरा मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि वहाँ पे एकदम क्यूजीन्स एकदम अलग. क्या देखिए, बचपन में तो पता नहीं होता है कि क्या है, कि क्यों खाने का शौक था, ऑब्वियसली खाते थे. बचपन में तो ऐसे नॉर्मल जैसे हम सब जाते हैं हम खाते हैं, हमारे भी बच्चे खाते हैं. नहीं पता था कि, लेकिन हाँ जब भी शेफ्स की बात होती है हमेशा शेफ्स बोलते हैं हम इंडियन बनना चाहते हैं. बट जब मैंने अपनी ट्रेनिंग की और जब मैंने जैसा आपको बताया, मेरा माइंडसेट बहुत ओपन था उस वक्त भी. मुझे ये नहीं था कि मुझे इंडियन शेफ बनना है और मुझे कनाडा जाना है. आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पंजाब में, उनको कनाडा ही जाना है आज भी. वो माइंडसेट चेंज नहीं हो पाया. सही बात है. तो मेरा कैरियर जो शुरू हुआ था ना, वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से शुरू हुआ. जब मैंने अपना बेस लेवल से कैरियर शुरू किया था और उन्होंने मुझे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में डाला था. तो वो फ्लो शुरू हुआ. वो चाइनीज़ से आते आते मैंने जॉब चेंज की. 1-1.5 साल बाद मैं हयात आ गया. हयात में मैं टीकेज़ में आ गया. वहाँ लाइव इंटरेक्शन नहीं था, वो कुजीन नहीं, वो डिफरेंटली एक कुजीन थी, लाइव इंटरेक्टिव किचन. तो वहाँ से हमने एशियन सीखना शुरू किया, पैन एशियन. वहाँ सुशी भी थी, डिमसिम भी थे, पैन एशियन खाना भी था, लाइव कुकिंग भी थी, अलग एक्सपीरियंस था. वहाँ से फिर ऑलिव चले गए. वहाँ पे एक फिर जापानीज शेफ्स थे, जहाँ पे नया रेस्टोरेंट आ रहा था, वी स्टार्टेड वर्किंग देयर. तो वहाँ से तो वो एक कारवा चलता चला गया.
वो ट्रांजिशन फ्रॉम चाइनीज टू पैन एशियन टू जापानीज टू साउथ ईस्ट एशियन, वियतनामीज, फिर लर्निंग, बाहर चले गए, सीख के आ गए. आई वर्कड इन ज़ूमा दुबई. मोस्ट आज दिल्ली में आप जिसको बोलो वो ज़ूमा दुबई जाना चाहता है. अच्छा. आई वर्कड इन 2014 देयर. सब कोई कहते हैं बेस्ट फूड. आई सेड यस, दे आर द बेस्ट बिकॉज दे फॉलो सम प्रोसेस, दे फॉलो दैट सिस्टम्स, दे हैव किचन्स व्हिच प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपको दे देंगे 300 स्क्वायर फीट की किचन और बोलेंगे आप करो 1 करोड़ की सेल किचन से. नॉट पॉसिबल ही नहीं है. सर आपने ये भी बताया था, अभी पीछे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी कि दुबई में पहले जो शेख होते थे वो आपके पासपोर्ट्स ले लेते थे. ये और तो बहुत फंसा देते थे लोगों को कि अब आप जा नहीं सकते छोड़ के कंट्री. तो क्या होता था दुबई में पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 के वक्त की बात करूं, तो उस वक्त स्टाफ नहीं मिलता था तो उसको लेबर बना देते थे. तो क्या करते थे कि आपको सैलरी तो बहुत अच्छी देते थे तो लोग अट्रैक्ट होते थे तो वो दुबई में जाके जॉब करते थे, लेकिन उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे. अच्छा. और कंपनी या शेख अपने पास रख लेते थे, तो आप भाग के नहीं जा सकते. तो ये एक तरीके का, मैं कहूँगा कि एक तरीके का शोषण था. इट वॉज नॉट अबाउट जॉब, इट वॉज अबाउट जब आप कहीं और जा नहीं सकते तो आपका शोषण हो रहा था. पैसे तो बना रहे थे, अपनी फैमिली को भी बेच पा रहे थे, लेकिन आप उस 4 दीवारी के बाहर नहीं आ पा रहे थे. राइट. फिर ये धीरे धीरे थोड़े प्रोटोकॉल्स आए, लोगों ने धीरे धीरे चेंज किया, कुछ डायनामिक्स चेंज हुए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली. तो ये हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरा भी पासपोर्ट जब्त हो गया था. अच्छा. मैं जब्त नहीं कहूँगा, मतलब कंपनी का प्रोटोकॉल था, आई वुड से देना पड़ेगा कि आपको जमा करना पड़ेगा. तो बाद में अगर आपने जॉब छोड़ दी तो वो देते थे वापस ऐसे? हाँ, नहीं, जॉब अगर आप प्रॉपर रेजिग्नेशन से दोगे तो आपको मिल जाएगा. अच्छा. लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि कैसे है. तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप छोड़ के जाओ, क्योंकि आपको लेबर इज ऑल सस्ती लेबर मिल रही है. बाहर से सस्ती लेबर आ रही है ना, कहाँ से आएगी? नहीं तो लेबर सारे बांग्लादेशी, सारे फिलिपिनो, सारे इंडियंस ही तो बैठे हैं दुबई में. तो उनको सस्ती लेबर मिलती है. अगर वो लोकल बंदे लेंगे 10 टाइम्स देना पड़ेगा. सही बात है. तो वो एक चैलेंज था. तो कोई नहीं चाहता शेख, वो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे. आप 3000 दिरहम पे हो, 4000 ले लें. आप कहोगे यार 4000 हो गए, चलो रुक ही जाता हूँ. 1000 दिरहम बहुत होता है. तो लोग रुक जाते थे. तो लोगों ने बहुत पैसा तो कमाया, लेकिन लोगों ने अपनी लाइफ नहीं बनाई. तो ये धीरे धीरे चेंज हुआ, प्रोटोकॉल चेंज. अब जाके ये थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हुआ है, जहाँ पे आप अपना रखते हो और अब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी काम कर सकते हो. अगर आप में स्किल्स है, आपके पास हुनर है, तो आप बोल सकते हो जी मैं आई विल नॉट डिपॉजिट. यू नो माई स्किल्स, आपको अगर रखना है तो आप मुझे रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं. अच्छा. तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. राइट. राइट सर. दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब लोग जाते हैं ना, मैं मतलब रिवर्स जाऊँगा थोड़ा सा पीछे, जहाँ आपने पूछा कि क्यों ये जो जॉब प्रेफरेंस और जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे. क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह है. आप तो एक जॉब में दूसरी जगह जाते हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछते हो कि सैलरी कितनी होगी. बट हैव यू एवर थॉट कि आई शुड आस्क व्हाट इज माई नेक्स्ट 2 years विद यू. हमें शुरू में सिखाया जाता था, जब हम इंटरव्यू देने जाते थे, आपसे पूछा जाता वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years. सही बात है. आज कोई पूछता है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आएगा क्या सैलरी दोगे. बट आप किसी शेफ्स के जाके ये तो पूछो आप मुझे अगले 6 महीने में क्या नॉलेज दोगे. दिस इज द क्रूशियल प्रॉब्लम. नोबडी वांट्स टू लर्न एनीथिंग, बट एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड मनी. बिल्कुल. स्किल्स नहीं है, लेकिन जॉब स्विच कर करके दे वांट टू ग्रो. ना स्किल बनेगी, ना स्किल बन रहा है, ना पैसा बन रहा है. बट आप शेफ को जाके ये तो बोलो कि सर आपके साथ 2 साल में काम करूंगा, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 2 years. Then it is my responsibility to give him growth. And money also. Money will come automatically. Right. But nobody wants to understand this. Right. I think this is the dark reality of this industry. Yes. ये चीज़ें हैं जो बहुत सारे शेफ्स समझ नहीं रहे हैं. वो कि अपना करियर बनाना कैसे है. करियर कैसे, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है. हर शेफ्स अपनी जॉब बचाने के चक्कर में लगा हुआ है. बिल्कुल. तो वो कहता है यार मैं इसको ज़्यादा सिखा दूंगा तो ये मेरे से बढ़ जाएगा आगे. और ये मैंने होटलों में भी देखा है,
जब हम काम करते थे, राइट, कि अगर हम होटल शेफ से थोड़ा सा कुछ ज्यादा वो करते हैं, उनको लगता है यार ये तो बहुत यू नो कैसे इतना कैसे कर रहा है। सही बात है। बट सर एक डेडली कॉम्बो जो मुझे लगता है ना, कि मतलब एक बढ़िया बिजनेसमैन रेस्टोरेंट की लाइन में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शेफ, एक अच्छे शेफ से बढ़िया कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता रेस्टोरेंट लाइन में। देखिए अगर क्या एक है, शेफ जो है, जो काफी मतलब मंझा हुआ शेफ है, वो एक रेस्टोरेंट जितना अच्छे से चलाना जानता है। देखो उसको ना नीड पता है। अगर एक अच्छा शेफ है ना, मैं ये इस बात पे ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है हर शेफ एक अच्छा बिजनेसमैन हो, क्योंकि वी शेफ्स आर कुक्स, राइट, we our focus is to cook good food, but we also understand our guest की क्या requirement है, एग्जैक्टली, क्योंकि हर requirement changes with the place. अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो तो दिल्ली मार्केट इज वेरी डिफरेंट, गुड़गांव मार्केट इज वेरी डिफरेंट, नोएडा इज वेरी डिफरेंट, साउथ दिल्ली इज वेरी डिफरेंट, ईस्ट दिल्ली इज वेरी डिफरेंट मार्केट। तो अगर आपकी वो नॉलेज पता है, अगर आपके पास वो प्रेफरेंस है, then it is very good. Then you should have, and that's why today lot of chefs are in partnership with the owners. I don't know if they're growing the business, but they are developing and slowly gradually become a part of a business because they understand the basics. सही बात है, वो बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि शेफ एक नीड समझता है, इमोशंस के साथ खेलता है, क्योंकि फूड आ जाता है जहाँ पे, वहाँ इमोशंस तो आ ही जाते हैं। फूड इज ऑल अबाउट इमोशंस। Right. अगर आप घर से बाहर निकले हो, सुबह घर से बीवी से लड़ाई हो गई है, तो यू विल नेवर मेक अ गुड फूड, Right. यू विल नेवर एबल टू, क्योंकि आपके इमोशंस, माइंड इज रिवॉल्विंग इनटू दैट। आप स्ट्रेस के अंदर हो, आप टेंशन में हो कि यार सुबह सुबह ये हो गया, लड़ाई हो गई, तो आप खाने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। वही एक आदमी जब घर से बाहर निकलता है, बहुत खुशी है, आज तो यार बढ़िया खाना बनाऊंगा, आज बहुत बढ़िया मूड है, तो योर मूड, योर इमोशन इज वेरी वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर कुकिंग फूड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। तभी हम क्या कहते हैं आज की डेट में, योर किचन एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल, whether your kitchen is successful, whether your kitchen is going to destroy you. So आज की डेट में environment, अगर एक किचन में आपका शेफ चिल्ला पुकारी कर रहा है, जैसे पहले होता था, प्लेटें फेंक दी, कोई थ्रो कर रहा है, वो किचन कभी सक्सेसफुल बहुत रेयर ही होगी। जहाँ पे जो मिशलिन्स में आप शायद कभी टीवी में ही देखते हो, रियलिटी में मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। लेकिन वही इन्वायरमेंट जहाँ आपका शेफ को काम है, कूल है, वो समझा रहा है, गलती भी हो रही है तो समझा रहा है प्यार से, ऐसे नहीं बेटे इसको ऐसे कर लो, देन यू कैन ग्रो। वो क्योंकि इन्वायरमेंट, बंदा जो बाकी काम कर रहा है, आपकी जो टीम काम कर रही है, वो उसको बेटर कर पाएगी। रेदर देन मैं उसके ऊपर चिल्लाते रहूं, उसको मैं प्यार से समझाऊंगा तो वो समझेगा भी, और अगली टाइम उसकी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये एक पॉइंट है। क्योंकि डर जब आ जाता है ना, तो गलतियां ज्यादा होती हैं, ज्यादा गलतियां होती हैं। राइट, सही तो बात। डर नहीं पैदा करना है, काम कराना है, सिखाना है, और फिर डिलीवर कराना है। बिल्कुल। सर आपने अभी बताया आपने आईटीसी में इंडियन सेक्शन पे भी काम किया। मैंने काम नहीं किया, बट आई वाज ओवरलुकिंग, अच्छा, बिकॉज आई वाज सीनियर शेफ, तो हमें देखना पड़ता था कि क्या हो रहा है। तो मैं एक रेस्टोरेंट भी संभालता था, और बाकी जो हो रहा है, बाकी जो हमारे जैसे बुखारा था, आई वाज इन आईटीसी, तो मैं बुखारा ओनली। नो, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड त्यान, एक पैन एशियन रेस्टोरेंट था हमारा स्टूडियो। लेकिन हम, क्योंकि काफी टाइम होता था, जल्दी भी चले जाते थे, सीखने की भी चाहती, तो थोड़ी देर बुखारा में खड़े हो गए शेफ के साथ। सर ऐसा क्या है उसकी दाल मखनी में, आज आप ये बता दो सर। आई थिंक शेफ का प्यार ही है, एंड इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। मतलब इट्स कीप कुकिंग, वो रात भर पकती ही रहती है, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेशल रेसिपी जो है उसकी, वो एक है, लेकिन जो करती रहती है ना, वो जो तंदूर के ऊपर, स्लो तंदूर के ऊपर रात भर, तो उससे वो जो उसका गाढ़ापन आता है ना, दैट्स मेक्स इट ब्यूटीफुल। अच्छा, बुखारा की दाल, राइट। अच्छा, वो रात भर वो उस दाल को पकाते छोड़ जाते हैं, क्योंकि तंदूर जब वही सही तरीका है दाल मखनी बनाने का भी। दाल को आपको घोटना है। क्या होता है कि बाकी जगह के लोग मिक्सी चला देते हैं, शॉर्टकट्स रेस्टोरेंट्स, कहीं आपको वो ब्लेंडर से मार देंगे कि वो टेक्सचर आ जाए, बट उससे आपने टेक्सचर तो कर लिया, लेकिन जो उसका जो स्वीट, जो दाल की जो एक्चुअल नेचुरल प्रोसेस है,
उसको आप वो नहीं उभार पा रहे। तो जब दाल कटती है स्लो उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू करती है। राइट, वो उसकी ब्यूटी है। राइट। तो वो दाल पुरानी फिर मिक्स, तो वो एक चैनल है, वो चलता जा रहा है, वो शेफ्स फॉलो कर रहे हैं तो वो चलते जा रहा है, वो दाल कभी खत्म नहीं होती है। सर अच्छा, अब डेजर्ट्स की बात करते हैं थोड़ा। बिल्कुल। इंडियन डेजर्ट्स आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडियन डेजर्ट्स में? देखिए इंडियन डेजर्ट्स, अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे तो वही इंडियन डेजर्ट्स में है ही रसगुल्ले, लोग गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, रबड़ी, ये सभी फेमस है जो लोग खाना चाहते हैं। बट आजकल जो नया ट्रेंडिंग आया है वो क्या है कि इंडियन डेजर्ट्स को ग्लोबल लुक दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न स्टाइल डेजर्ट्स, बट जो फ्लेवर्स हैं वो इंडियन है। अच्छा, ये कैसे? तो जैसे अगर आपने व्हाट यू कॉल्ड लव पेरा पेस्ट्री देखी होगी, उसमें लेयर होता है, तो उसी को इंडियन फ्लेवर्स के साथ आपने प्रेजेंट किया है। ओके। तो जैसे अगर आप मतलब आई डोंट नो, कोई कर सकता है, जैसे आपने एक गुलकंद की लेयर लगा दी, फिर आपने कोई एक रबड़ी के उसके साथ लगाई, तो दैट कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस तरीके से वो जो प्रेजेंट है, बट दे लुक वेरी प्रिटी। या आपने जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडियन स्वीट्स का रिवैम्प किया है। वहाँ पे आप जाओ तो आपको बहुत सारे लड्डू मिलेंगे, बहुत सारे स्टाइल के लड्डू, जिसके अंदर आप चाहे तो गुलाब से लिपटे हुए ड्राई लोटस के साथ हैं, उसमें वीगन है, या न्यूटेला बेस्ड हैं, तो कॉम्बिनेशंस हैं। या इंडियन स्पाइसेस को लेके बहुत सारे हैं कि कोई टर्मरिक के साथ कोई फ्लेवर को कर रहा है, या पंचफोरन के साथ कुछ कर रहा है। आइसक्रीम्स आजकल बहुत इंडियन आइसक्रीम्स आ रही हैं। आई वाज इन कैलकाटा अभी, तो किसी ने मुझे पंचफोरन की आइसक्रीम खिलाई, यू नो, एक बंगाली डेजर्ट का उन्होंने एक आइसक्रीम बनाया था। तो इस तरीके से ट्विस्ट लोग कर रहे हैं, मतलब, और आई थिंक दिस इज अ गुड ट्विस्ट विच इज इवॉल्विंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक दिल्ली में भी 5-6 ऐसे ब्रांड्स हैं जो उन्होंने अभी इस सेगमेंट को लॉन्च किया है और अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल वन बाइट्स। मतलब आप एक कोई फ्लेवर के लिए सोचो, लेकिन वो आपको आ रहा है एक बाइट के अंदर, और आपने एक बाइट के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। राइट। तो वो इंटरनेशनल साइड को, क्या आप इंटरनेशनल में देखो मिनी चॉकलेट्स या पेटिस्ट्रीज जो छोटी छोटी होती हैं, वो आपको एक बाइट में आप खाते हो, पेस्ट्रीज, और आपको फ्लेवर लेकिन बॉम्ब आता है। राइट। तो वैसे ही है कि आपने तिरामिसू खाना है, लेकिन वो तिरामिसू क्या इंडियन स्टाइल डेजर्ट में कैसे आएगा, वो एक शेफ की क्रिएटिविटी है। एंड दैट्स हाउ दे आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशंस इन द रेस्टोरेंट्स एंड इन द राइट। मतलब बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं डेजर्ट्स में भी, इंडियन क्यूजीन्स में। बिल्कुल बिल्कुल। पेस्ट्रीज हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, आइसक्रीम मार्केट हैज इवॉल्व्ड सो मच। जेलेटोस, पान आइसक्रीम, पान फ्लेवर्ड आ गई, और कितना पान अब तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अब लोग सीताफल की भी बना रहे हैं, लीची की बना रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स की बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ऑलिव में था, हमने ऑलिव ऑयल की आइसक्रीम बनाई हुई है। अच्छा, यू नो, मतलब ऐसे ऐसे फ्लेवर्स को, जब हम जापानीज कहते हैं, वहाँ पे एक शीशो लीफ होती है, हम उससे आइसक्रीम बनाते थे फ्लेवर्स करने के लिए। एक यामा मोमो करके एक बेरी फ्रूट आता है जापान का, अच्छा, उसका फ्लेवर हमने, तो समथिंग सिमिलर, जैसे बेरीज होती हैं हमारी ब्लूबेरीज, वो वैसे ही समथिंग सिमिलर फ्लेवर होता है, उससे हमने बनाई थी। एक उमेबोशी होता है जो कि प्लम होता है, ड्राइड प्लम करके होता है, उससे हमने आइसक्रीम बनाई थी। राइट। तो ये तो एक क्रिएटिविटी है कि आप उसको, लेकिन वो जो बैलेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि मैंने आइसक्रीम लिया, बस प्लम उठाया डाल दिया, वो आइसक्रीम हो गई, नहीं, वो जो सारनेस है, जो स्वीटनेस है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। राइट। उसके साथ सर आजकल tres leches बहुत पॉपुलर हो रहा है, टॉप चल रहा है, टॉप हर रेस्टोरेंट की शान है। आपको पसंद है? आई थिंक इट्स अ गुड डेजर्ट, मतलब लाइट है। व्हेन यू आर डूइंग अ हैवी नोट ऑफ योर food, then it is a good lighter, because it's just a sponge, which is a classic one, is just a vanilla sponge which is soaked in milk, right, with a little bit of cream. So उसके अंदर कुछ है नहीं as such, but when you eat together it becomes melting in your mouth, and it goes very light. तो body कहती है यार हमने कुछ खाया नहीं, but हमने dessert का भी मजा ले लिया। तो I think that brings a lot of character to that dessert. right. मैंने उस जगह का खाया, गुड़गांव में, मगनोलिया बेकरी का, राइट। सो दे आर नोन फॉर देयर tres leche, राइट। तो हम भी करते हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स में भी वी डू, जैसे भी मैंगो tres leche, क्योंकि सीजन में था,
तो हमने मैंगो फ्लेवर हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आई से tres leches. हाँ, tres leches. Tres leches. Yeah. Okay. तो इंडियन डेजर्ट्स के अंदर भी tres leches आ रहा है अभी, जो पीपल आर कन्वर्टिंग दैट कि हाउ वी कैन कन्वर्ट. गुलकंद किसी ने किया था, गुलकंद के फ्लेवर को भी tres leches के अंदर डाला था. तो व्हेन यू आर मेकिंग अ स्पॉन्ज, उसके अंदर आप गुलकंद डाल देते हो. राइट. एंड व्हेन यू टेक दिस, तो ये आपका आ जाता है. बट आई थिंक वो इसके आलिया भट्ट के उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंडिया में, ऐसा भी हुआ था. हमने बहुत मीम्स देखी थी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई थी tres leches की. I don't know this much, but काफी इंडियन ट्विस्ट हुए हैं डेजर्ट्स पे. जैसे हम मतलब वी आल्सो डिड गुलाब जामुन चीज केक. ओके, वाओ. तो एंड इट रियली वेल मर्ज्ड. मतलब अगर आप गुलाब जामुन और चीज केक के साथ एक साथ खाओगे, इट रियली गोज वेल. मतलब एक टाइम पे बहुत चलता था. तो लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरीके से इंडियन डेजर्ट्स को यू नो यूरोपियन डेजर्ट्स के साथ मिसमैच करके. राइट. तो समटाइम इट वर्क्स, और पब्लिक अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है. तो लाइक आर यू वेरी फॉन्ड ऑफ डेजर्ट्स? वैसे tres leches जैसे आपने बहुत जगहों के ट्राई करे हैं या फिर नहीं? नहीं, मैंने किए हैं. बिकॉज सी क्या हो गया कि जो चीज बिकती है वही कमर्शियल बिजनेस बन जाता है. तो tres leches has become one of a commercial dessert. तो you will see in all of the restaurants, राइट. tiramisu, आएगा. cheese cake, tres leches, chocolate fondant. राइट. These are some of the common desserts which have become very common in all the restaurants. ट्रू. आप किसी का भी मेन्यू खोल लो, आपको इसमें से एक ना एक या दो डेजर्ट जरूर मिलेंगे इसमें. आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट अगर रेट करना चाहोगे, टॉप 3 कुछ भी Out of these, डेजर्ट्स के लिए? so I'm not a very dessert fan, but I love eating tres leches, of course, which is because it's very light actually. You take 1 or 2 bite and you're done, because you want to eat always on a sweet note. राइट. But अगर आप cheese cake खा रहे हो या too much cream खा रहे हो, that also adds a lot of calories and all. To avoid that, I think tres leches is a great dessert which is very light. It's milk based. कोई और इतनी calories नहीं है. Just a sponge with a little, topping, whatever flavor. So I think it's a great this thing. Otherwise, Indian desserts I love, like kulfis and those rabdis and all. That I कोई love. पर्टिकुलर फेवरेट जगह है आपकी? मैं जैसे वो पूछ रहा हूँ डेजर्ट्स के लिए, रेकमेंड अगर आप करो. अगेन ओल्ड दिल्ली अगर आप जाते हैं तो शाही टुकड़ा इज अ मस्ट. लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे चले जाइए, there are so many shops, they do phenomenal shahi tukda. I think restaurants also don't serve that kind of shahi tukda. They are so rich that the milk, the bread is soaked in that milk with that heaviness, with that whole lot of dry nuts on top. I think even the restaurants don't serve. और जो उसकी जो ब्यूटी है वो आपको वहीं मिलेगी इस तरीके के डेजर्ट्स की. तो आई थिंक इवन द गाजर का हलवा और काली गाजर का हलवा एट ओल्ड दिल्ली, इट्स वेरी सीजनल, बट आपको रमज़ान के टाइम या उस टाइम पे आपको मिल सकता है अगर आप लकी हैं तो. नहीं तो जब भी वो सीजन में आएगा आपको वो मिल जाएगा. तो आप वहाँ ट्राई करिए, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ही मिलेंगी आपको जो टिपिकल बड़े बड़े क्वांटिटी में बनाई जाती हैं और स्पेशलाइज पीपल ही बना रहे हैं. दे ओनली मेक हलवा. अगर वो आज गाजर का हलवा बना रहे हैं तो कल आपको वो दूसरा सूजी का हलवा मिलेगा, बट दे ओनली डूज हलवास. अच्छा. दे डोंट डू एनी अदर डेजर्ट, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो हलवे में ही है. तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आप जब स्पेशलाइज जाते हो तो आपको वो बेस्ट मिलता है. जैसे दौलत की चाट है, वो विंटर्स में आपको ओल्ड दिल्ली में ही मिलेगी. रेस्टोरेंट्स में हम उसका फ्यूजन कर देते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा एरिएटेड करके हम बना लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है. वो बनती ओस से ही है. जब तक वो डिनर में आराम से रात को विंटर की उसमें ना बने, तब तक इट्स नॉट दौलत की चाट. राइट. सर बहुत मज़ा आया बात करके आपसे. आई थिंक एंडिंग पॉडकास्ट नाउ वुड बी अ स्वीट एंडिंग, because we discussed about the deserts. Yes, I think food cannot be ended without a dessert. I think in any of the places. Right, sir. So at last, sir, thank you so much once again for joining us today. बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सीखी होगी, जो एस्पायरिंग शेफ्स भी होंगे. आपकी नॉलेज से काफ़ी कुछ उन्हें भी समझ आया होगा कि कैसे आगे अपने करियर को लेके जाना है. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. सर,
I Any just want to closing say line? thank you for having me, and I mean such platforms always give us an opportunity to share our feedback. And मैं यही बोलूँगा, अगर कोई इस podcast को देख रहा है, जो लोग जनता देख रही है, in case they want to reach out to us, they can always comment Definitely. and they can reach out to us our social Definitely, media. we'll put it in the description also. Yes, because we want to help more and more young guns of this hospitality to come forward and work with us, Right. learn from us, and take it forward, the hospitality. बिल्कुल. And that's the whole idea of, I think, these podcasts also, to reach out to the audience and spread our message. So I Right. think thank you so much. Right, sir. And thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to like, subscribe and share. सर का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, आप रीच आउट कर सकते हैं. विद दिस वील एंड द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, सर. Thank you.